हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम अपने सीए इंटरमीडिएट के चैप्टर नंबर 2 का रिवाइज करने वाले हैं। अगर आपने चैप्टर 1 चेकआउट नहीं किया है तो जाके उसे ज़रूर देखिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। और अगर आप ये चार्ट बुक और कॉन्सेप्ट बुक एक्सेस करना चाहते हैं तो वो भी आप एक्सेस कर सकते हो थ्रू टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा रही हूँ। अब अपन अपना चैप्टर नंबर 3 प्रोस्पेक्टस शुरू करते हैं, बिकॉज अपन ने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 का तो कंबाइंड वीडियो लिया था। एंड अपन अब चैप्टर नंबर 3 प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज इसका रिवीजन शुरू करते हैं। इस पर्टिकुलर चैप्टर में अपन के सेक्शंस हैं 23 से लेकर के 42 तक। बेसिकली इसमें अपन को क्या पढ़ना है कि कंपनी जब भी अपना पैसा रेज करने के लिए, बिकॉज कंपनी को बिजनेस करना है तो उसे पैसा चाहिए, तो वो पैसा अलग अलग सोर्सेज से रेज कर सकती है। तो यही इसमें बताया गया है कि एक पब्लिक कंपनी कैसे पैसा रेज कर सकती है और एक प्राइवेट कंपनी कैसे रेज कर सकती है और उनका क्या पर्टिकुलर प्रोसेस रहेगा। अब मैं अगर बात करूँ तो अपने ये जो आई थिंक 20 सेक्शंस हैं उसमें से पब्लिक कंपनी के केस में अपने पास सेक्शंस है 23 से लेके 41 तक। एंड प्राइवेट कंपनी के लिए बस अपने पास एक ही सेक्शन है 42। बिकॉज प्राइवेट कंपनी ऐसा तो नहीं है कि पब्लिक के पास जा सकती, तो उन्होंने इसमें एक ही सेक्शन है और बाकी अपने पब्लिक कंपनी के लिए सेक्शंस हैं। अपन अपने पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं। पहला सेक्शन आप कॉमन सेक्शन मान सकते हो, दोनों के लिए है, पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट, मतलब पब्लिक कंपनी के लिए भी है एंड प्राइवेट कंपनी के लिए भी है। तो इसमें क्या बोला हुआ है कि एक पब्लिक कंपनी किन बेस के थ्रू पैसा रेज कर सकती है। तो पहला वे तो क्या है कि पब्लिक से मंगा ले पैसा, यानी आईपीओ रेज करके, एफपीओ रेज करके, या फिर ओएफएस। एफपीओ क्या होता है? फर्दर पब्लिक ऑफर, यानी जो सबसे पहला ऑफर आता है उसे हम आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। उसके बाद जो भी ऑफर्स आते हैं उन्हें एफपीओ कहते हैं। एंड ओएफएस इज ऑफर फॉर सेल, मतलब अगर कोई भी एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं वो अपने शेयर्स बेचना चाहते हैं तो वो जो सब्सक्रिप्शन आता है, वो जो इशू होता है, उसे हम ऑफर फॉर सेल कहते हैं। और फिर दूसरा वे क्या हो गया? प्राइवेट प्लेसमेंट। देखो, पब्लिक कंपनी तो किसी भी वे के थ्रू पैसा मंगा सकते हैं ना, या तो वो जनरल पब्लिक से मंगा ले या कुछ स्पेसिफाइड लोगों से मंगा ले, तो उनके लिए तो प्राइवेट प्लेसमेंट ओपन होता है। ठीक है। एंड उसके बाद लास्ट वे है अपना राइट इशू या बोनस इशू। बोनस इशू तो वही हो गया कि फ्री में शेयर्स दे देना, और राइट शेयर्स का मतलब हो गया कि जो भी मार्केट प्राइस है उससे कम भाव में शेयर्स अलॉट कर देना। ठीक है। अब प्राइवेट कंपनी का देख लेते हैं। तो प्राइवेट कंपनी का भी सेम ही है, बस इसमें से ये पॉइंट हटा दो पब्लिक वाला, कि वो पब्लिक से नहीं मंगा सकते, बाकी वो प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हैं और राइट और बोनस इशू के थ्रू भी पैसा मंगवा सकते हैं, मतलब पैसा रेज कर सकते हैं बाय इशूइंग द शेयर्स। अब इसमें एक प्रोविजन और नया ऐड किया गया है इस पर्टिकुलर सेक्शन में, वो है ओवरसीज डायरेक्ट लिस्टिंग। पहले क्या होता था कि अगर कोई भी इंडिया की कंपनी है वो बाहर के लोगों से, यानी अब मैं चाहूँ कि मैं अमेरिका के लोगों से पैसा रेज करना चाहती हूँ, तो वो पहले अलाउड नहीं था। बट अब ये चीज़ अलाउड हो चुकी है कि अगर कोई भी एक इंडियन कंपनी है, फॉर सपोज मैं रिलायंस का ही एग्जांपल लेती हूँ, तो अब रिलायंस भी अपने शेयर्स को बाहर के स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करके वहाँ के लोगों से भी पैसा रेज कर सकती है। बाहर भी वो अपना पब्लिक ऑफर निकाल सकती है, बाहर भी अपनी वो लिस्टिंग करा के, जैसे यहाँ पे नॉर्मली एनएससी एंड बीएसई पे ट्रेडिंग होती है, वैसे ही रिलायंस अपने शेयर्स को बाहर पे भी ट्रेड करा सकती है, बाहर से भी पैसा रेज कर सकती है। तो ये तो अपना पहला सेक्शन हो गया, सेक्शन नंबर 23। इसको अपन अब बुक से भी देख लेते हैं। ये अपना चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। इसमें सबसे पहला अपना सेक्शन पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। अब पब्लिक कंपनी में इशू सिक्योरिटीज, वही इसमें वही 3 पॉइंट्स हैं, पब्लिक ऑफर, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट और बोनस इशू। एंड देन फिर प्राइवेट कंपनी के केस में राइट, बोनस इशू या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट। ये यहाँ पे समरी गिवन है इसकी। अब ये जो मैंने आपको लास्ट में पॉइंट बताया ओवरसीज डायरेक्ट लिस्टिंग का, वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि नया प्रोविजन ऐड किया गया है फॉर नोटिफाइड क्लास ऑफ पब्लिक कंपनीज बाय अलाउइंग देम टू इशू नोटिफाइड सिक्योरिटीज फॉर द पर्पज ऑफ लिस्टिंग ऑन परमिटेड स्टॉक एक्सचेंज इन परमिसिबल फॉरेन जुरिस्डिक्शन। मतलब इसमें बहुत सारी परमिसिबल बातें ऐसे लिखी हुई है कि परमिसिबल स्टॉक एक्सचेंज होना चाहिए, परमिसिबल फॉरेन जुरिस्डिक्शन होना चाहिए। मतलब बेसिकली वही है कि जिसका इंडिया के साथ अच्छा फॉरेन अलायंसेज है उन देशों में ये काम हो सकता है।
और कुछ नोटिफाइड पब्लिक कंपनीज को ही दिया जाएगा जो कि अपने रूल्स में मतलब रूल्स में प्रिस्क्राइब्ड है बट अपने कोर्स में नहीं है, तो अपन को उसमें जाने की जरूरत नहीं है कि कौन सी क्लास ऑफ पब्लिक कंपनीज को ही अलाउड है ओवरसीज डायरेक्ट लिस्टिंग। अपन की तो अगर क्वेश्चन आएगा कि क्या ओवरसीज डायरेक्ट लिस्टिंग अलाउड है, तो अपन को तो बस इतना लिखना है कि हाँ नोटिफाइड क्लास ऑफ पब्लिक कंपनीज को अलाउड है इन परमिटेड स्टॉक एक्सचेंज इन परमिसिबल फॉरेन ज्यूरिसडिक्शंस। अब इसमें कुछ एग्जेम्पशंस हैं अपनी, मतलब कि अगर ऐसी कंपनीज फॉर सपोज अगर मैं रिलायंस इसमें आ रही है नोटिफाइड क्लास ऑफ पब्लिक कंपनीज में कि वो बाहर से पैसा रेज कर सकती है, तो रिलायंस को कुछ एग्जेम्पशंस मिलेंगी। और वो कौन से प्रोविजन से एग्जेम्पशन मिलेंगी? सबसे पहले तो चैप्टर नंबर 3, बिकॉज अगर आप बाहर से पैसा रेज कर रहे हो तो उसके अलग प्रोसीजर्स होंगे, अलग कंप्लायंसेस होंगे, तो इसके लिए जो चैप्टर नंबर 3 के प्रोसीजर्स है, कंप्लायंसेस है, वो कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। फिर उसके बाद हो गया चैप्टर नंबर 4 शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, वहां पे अपन रेस कर रहे हो तो वहां के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग अपन को करना होगा। देन सेक्शन 89 बेनिफिशियल इंटरेस्ट का डिक्लेरेशन, सेक्शन 19 एंड रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर्स, ये सब आपके सेक्शंस आगे आएंगे, तो अभी तो बस आप इनको रीड कर लो कि हाँ ये सेक्शंस है, बट इनका अपन डिटेल में डिस्कशन करेंगे जब ये पर्टिकुलर चैप्टर्स अपने आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद अपना नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 24। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? रेगुलेशन ऑफ इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज। अगर मैं बात करूं कि अपनी कोई भी कंपनी है, जैसे अब रिलायंस का चल रहा है तो रिलायंस की बात करते हैं, तो वो रिलायंस स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, तो उसमें शेयर्स खरीद बेच हो रहे हैं, नया आईपीओ आ रहा है, एफपीओ आ रहा है, तो इन सबको रेगुलेट कौन करता है? सी, अगर स्टॉक एक्सचेंज पे कोई भी मूवमेंट हो रहा है तो वो विद अप्रूवल ऑफ सेबी ही होता है। मतलब स्टॉक एक्सचेंज की हर ट्रांजेक्शन को सेबी ही रेगुलेट करता है। जैसे ही एक कंपनी लिस्ट होने के लिए जाती है या फिर वो प्रोसीजर होती है कि वो लिस्ट होने मतलब वो लिस्ट होना चाहती है, तो उस पे जितने भी सेबी के रेगुलेशंस होते हैं वो सारे की सारे अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि सेबी रेगुलेट्स द प्रोविजंस रिलेटेड टू इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज। मतलब अगर एक कंपनी लिस्टेड है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे इन इंडिया, तो उस पे सेबी के रेगुलेशंस अप्लाई होंगे, उन्हें सेबी के अकॉर्डिंग ही इशू लाना होगा एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज भी सेबी के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही होगा। ये सेक्शन आ गया 24। सेबी इज empowered to administer those provisions under chapter 3 and 4 of the act which pertains to issue and transfer of securities and non-payment of dividend by listed companies or those companies who intend to get their securities listed। अब ये कॉन्सेप्ट चेक क्या है? द पावर्स टू एडमिनिस्टर द मैटर्स पर्टेनिंग टू रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बाय लिस्टेड कंपनी वेस्टेड विद सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि देखो सेबी वैसे तो जो भी अपने इक्विटी शेयर जो अपने स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहे हैं उसको रेगुलेट करता है। तो क्या जो किसी भी कंपनी के फॉर सपोज रिलायंस है, मैं रिलायंस का एग्जांपल लेती हूँ इस पूरे चैप्टर में, रिलायंस के इक्विटी शेयर्स लिस्टेड हैं तो उसको तो सेबी रेगुलेट कर रहा है, लेकिन रिलायंस के प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं, तो क्या उस पर भी रेगुलेशन सेबी के होंगे? द आंसर इज नो। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ आगे अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन, मतलब ये डेफिनेशन सेक्शन है तो अपन को पहले यही पढ़ना होगा, प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन, सेक्शन 2 क्लॉज 70। इसको अपन बुक से देखते हैं, बट बेसिक अगर मैं आपको अंडरस्टैंडिंग एक बार के लिए दूं कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है, बेसिकली एक तरह का ऑफर लेटर होता है जो कि अपन या तो जनरल पब्लिक को या फिर स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन को, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, उन्हें हम ये इशू करते हैं कि हमारी कंपनी इतना पैसा रेज करना चाहती है, इतने अमाउंट इतने नंबर ऑफ शेयर्स है और पर शेयर ये अमाउंट है, तो आर यू विलिंग टू सब्सक्राइब टू आर सिक्योरिटीज। मतलब इस तरह से प्रॉपरली अपन एक डॉक्यूमेंट बना के देते हैं कि हमारे ये कैपिटल है, ये शेयर्स है, ये पर शेयर प्राइस है, तो आप हमारे शेयर्स सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब कीजिए। उसमें वो अपनी पूरी जो भी उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या उनकी पोजीशन है, कैसे उनकी असेट्स हैं, लायबिलिटीज़ है, क्या उनके ट्रांज़ैक्शंस हुए ड्यूरिंग द ईयर, वो भी उसमें उन्हें बताने होते हैं। तो बेसिकली एक तरह का ऑफर लेटर है, जिसमें हम जनरल पब्लिक को या स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन्स को बोलते हैं कि आप हमारी सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब करें। अब ये यहाँ पे डेफिनेशन है जो अपन देख लेते हैं। प्रोस्पेक्टस मीन्स एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज अ प्रोस्पेक्टस। मतलब इससे तो कुछ क्लियर भी नहीं हो रहा है भाई क्या बोल रहा है ये। फिर आगे लिखा हुआ है एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स शेल्फ प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस and any notice, circular, advertisement or other document inviting offers from the public for the subscription or purchase of any securities of a body corporate। मतलब अगर कोई भी ऐसा नोटिस है, कोई भी ऐसा सर्कुलर है जिससे
पब्लिक को सिक्योरिटी सब्सक्राइब करने के लिए बोला जा रहा है तो हम उसे भी प्रोस्पेक्टस कहेंगे और उसे हम डीम्ड प्रोस्पेक्टस कहेंगे। मतलब बिकॉज हमने उसे प्रोस्पेक्टस के नाम से तो इशू नहीं किया है, बट हम उसमें पब्लिक से पैसा ही मंगा रहे हैं, शेयर्स इशू करने के लिए बोल रहे हैं, तो हम उस डॉक्यूमेंट को भी डीम्ड प्रोस्पेक्टस का नाम देंगे। अब आप सोचोगे ये दोनों क्या है मैम, शेल्फ प्रोस्पेक्टस एंड रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ये अभी अपन आगे पढ़ने वाले हैं। हाँ, अब नेक्स्ट आ जाता है, जो भी मैं आपको डीम्ड प्रोस्पेक्टस बता रही थी कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो अपन ने इशू किया है पब्लिक को या स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन को टू सब्सक्राइब टू आवर सिक्योरिटीज, उसे हम डीम्ड प्रोस्पेक्टस कहेंगे। तो इसका मीनिंग पढ़ लेते हैं। एनी डॉक्यूमेंट बाय विच ऑफर इज मेड टू जनरल पब्लिक टू अलॉट सिक्योरिटीज, कोई भी डॉक्यूमेंट तो हम उसे डीम्ड प्रोस्पेक्टस कहेंगे। इस पे किसके साइन करने होते हैं? एटलीस्ट 2 डायरेक्टर शुड नीड टू साइन दिस डॉक्यूमेंट। अब इसमें कुछ कंडीशंस है कि भाई ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है तो क्या हम इसे डीम्ड प्रोस्पेक्टस कह सकते हैं, तो उसके भी 2 कंडीशंस है अपने पास, और वो 2 कंडीशंस क्या है? सिक्योरिटीज ऑफर्ड टू पब्लिक विद इन 6 मंथ्स ऑफ अलॉटमेंट। अब ये बेसिकली क्या है, जैसे मैं बताती हूँ आप लोग को। एक कंपनी है, चलो रिलायंस ही चलने दो अब तो पूरे टाइम। रिलायंस है, उसने पब्लिक ऑफर वो लेके आई और उन्होंने अंडर राइटर को कुछ शेयर्स अलॉट कर दिए, क्योंकि अपन को मिनिमम सब्सक्रिप्शन में आगे आप लोग को बताऊंगी, अपन को मिनिमम सब्सक्रिप्शन करना होता है 90% का, तो उसके लिए अपन को अंडर राइटर हायर करना पड़ता है कि अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन पब्लिक के थ्रू नहीं आया तो बाकी बचे हुए शेयर्स आप परचेज करोगे। तो जब इनकी नीड थी तब अंडर राइटर ने इनके शेयर्स को परचेज कर लिया, बट अब अंडर राइटर थोड़ी ना खुद रखेगा भाई, उसका तो एक बिजनेस है ये कि वो आज मतलब जरूरत हुई तो कंपनी के शेयर्स खरीद ले फिर बाद में बेच दिए। तो अब ये जो अंडर राइटर के पास शेयर्स रखे हुए हैं वो इन्हें बेचना चाहेगा, तो वो इन्हें बेचने के लिए पब्लिक में ऑफर निकालेगा। अब वो जो डॉक्यूमेंट इशू करेगा मतलब कंपनी के थ्रू जाएगा वो ऑफर, तो वो जो डॉक्यूमेंट इशू होगा वो प्रोस्पेक्टस तो अपन डायरेक्टली कह नहीं सकते हैं, बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि ये आईपीओ है या एफपीओ है, शेयर्स ऑलरेडी अलॉट हो चुके हैं फिर वो आगे से बिक रहे हैं। अब आप कहोगे मैम इसे हम ओएफएस कह दें, ऑफर फॉर सिक्योरिटीज? नो, ऑफर फॉर सिक्योरिटीज भी हम नहीं कह सकते बिकॉज उसमें मेंबर्स के शेयर्स ही बिकते हैं, इसमें तो अंडर राइटर है, इसे हम मेंबर नहीं कह सकते बिकॉज यार ये तो होता है ना लीगल लाइबिलिटी, उससे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आप हमारे शेयर्स को टाइम बीइंग के लिए खरीदोगे, तो इसलिए हम इसको मेंबर नहीं कह सकते हैं। तो अब ये जो अपने शेयर्स को बेचना चाहता है जो रिलायंस के थ्रू डॉक्यूमेंट जाएगा, तो हम उसको भी डीम्ड प्रोस्पेक्टस ही कहेंगे, लेकिन कब? जैसे इन्होंने अपना शेयर्स ने रिलायंस के अंडर राइटर ने रिलायंस के शेयर्स खरीद लिए थे फॉर सपोज 1 अप्रैल 25, ठीक है? तो अब उसके 6 महीने के अंदर-अंदर अंडर राइटर को अपने ये शेयर्स बेचने होंगे। इसमें ये कंडीशन लिखी हुई है कि आपका ये जो अ, शेयर्स है उसका ऑफर आप 6 महीने के अंदर-अंदर यानी 30th सितंबर 25 तक आपको ये ऑफर निकालना होगा कि आप ये शेयर्स है जो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तभी हम इसे डीम्ड प्रोस्पेक्टस कहेंगे। ऐसा नहीं कि आपने 8 महीने बाद, साल भर बाद आप ऑफर निकाल रहे हो कि भई ये शेयर्स है और आप इन शेयर्स को परचेज़ करने में इंटरेस्टेड हैं क्या? तो फिर हम उसे डीम्ड प्रोस्पेक्टस नहीं कहेंगे। अभी अगर 6 महीने के अंदर-अंदर होगा तो ही हम उसे डीम्ड प्रोस्पेक्टस कहेंगे। हाँ, तो अपना अब नेक्स्ट अपना कंडीशन है फुल कंसिडरेशन नॉट रिसीव्ड। अब ये क्या है कि जब रिलायंस ने अपने शेयर्स अंडर राइटर को बेचे थे, तो उससे लेके जब ये पब्लिक ऑफर निकला है यानी 6 महीने के अंदर-अंदर अंडर राइटर ने पूरा पैसा रिलायंस को पे नहीं किया हो। सी जब भी एप्लीकेशन मनी हो जाती है तो वो एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ अमाउंट ही, जैसे ₹10 का शेयर है तो उसका कुछ परसेंटेज ही हमें कंपनी को जमा कराना होता है। तो ऐसे केस में अगर अंडर राइटर ने सिर्फ कुछ अमाउंट ही जमा कराया और पूरा पैसा नहीं दिया है, तो इस केस में जो जनरल पब्लिक को ऑफर जाएगा, जो ऑफर लेटर जाएगा, हम उसे डीम्ड प्रोस्पेक्टस कहेंगे। तो सिंपल से 2 कंडीशंस हैं, विद इन 6 मंथ्स ऑफ अलॉटमेंट जो हमने अंडर राइटर को किया है, अगर उस टाइम में अगर कोई पब्लिक को ऑफर दिया जाता है तो हम उसे डीम्ड प्रोस्पेक्टस कहेंगे, और दूसरा साथ में ये है कि अंडर राइटर ने पूरा पैसा कंपनी को पे नहीं किया हो, यानी कंपनी को पूरा अमाउंट रिसीव नहीं हुआ हो।
अब आगे पॉइंट क्या लिखा हुआ है, मैटर्स टू बी स्टेटेड इन डीम्ड प्रोस्पेक्टस। अब ये जो मैटर्स है ना, ये इन एडिशन टू वॉट एवर इज रिटर्न इन सेक्शन 26। देखो सेक्शन 26 भी क्या है, मैटर्स टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस। ठीक है, ये तो नॉर्मल जो अपना प्रोस्पेक्टस होता है प्रॉपरली वही है। अब डीम प्रोस्पेक्टस क्या थोड़ा सा अलग होता है, तो उसमें कुछ चीजें अपन को एक्स्ट्रा लिखनी होंगी, तो ये जो एक्स्ट्रा लिखनी है वही मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। जो ओरिजिनल कंटेंट है वो अपन नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे। हाँ, अब ये क्या है, स्टेटमेंट ऑफ नेट अमाउंट रिसीव फॉर द सिक्योरिटीज ऑफर। मतलब अपन ने जो भी शेयर्स अंडरराइटर को बेचे थे, उसमें से जितने शेयर्स जनरल पब्लिक को ऑफर हो रहे हैं, उसके ऊपर कितना अमाउंट कंपनी को रिसीव हो चुका है। जैसे अगर 10 रुपए का शेयर है, तो पर शेयर कंपनी के पास 3 रुपए पहुंच चुके हैं, तो ये कंपनी को बताना होगा कि हमारे पास 3 रुपए आ चुके हैं। बिकॉज यार बहुत ही लॉजिकल सी बात है, ये हमें क्यों बताना होगा, क्योंकि जब भी जनरल पब्लिक कंपनी को पैसा देगी, तो वो तो जैसे अगर पूरा कॉल अमाउंट एक साथ ही मांग ले, तो वो पूरे 10 रुपए पे करेगी, लेकिन 10 रुपए कंपनी पूरे नहीं रख सकती, क्योंकि 3 रुपए तो अंडर राइटर के, तो कंपनी को 3 रुपए अंडर राइटर को पे करने होंगे। जनरल पब्लिक को पता हो कि भाई हमारा पैसा कैसे कैसे जाएगा, 3 रुपए अंडर राइटर को जाएंगे, 7 रुपए कंपनी को जाएंगे, तो वो पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इसलिए ये अमाउंट, ये डिस्क्लोजर इसमें डाला गया है। फिर दूसरा क्या है, टाइम एंड प्लेस वेयर कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इंस्पेक्टेड। अब देखो कोई भी अगर अंडरराइटर हायर किया होगा कंपनी, तो उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा कि भाई अगर कम हुए परसेंटेज तो आप हमारे शेयर्स को खरीदोगे, उसके बाद आप बेच सकते हो इतने टाइम में। तो वो जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है वो जनरल पब्लिक इंस्पेक्ट कर सके, उसका हमें टाइम एंड प्लेस, अगर रजिस्टर्ड ऑफिस पे या कोई उनका अदर ऑफिस है उस पे वो इंस्पेक्ट हो सकता है, तो वो हमें बताना होगा। कौन से आवर्स में वो इंस्पेक्ट हो सकता है, जो भी बिजनेस आवर्स है उनमें इंस्पेक्ट हो सकता है, वो हमें बताना होगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, जो भी डायरेक्टर्स है कंपनी के, हमें उनके बारे में भी डिस्क्लोजर देने होंगे। तो ये अपना सेक्शन हो गया। अब अपन इसको एक बार बुक से भी देख लेते हैं। Deemed prospectus. The documents containing offer of securities for sale, where a company allots or agrees to allot any of its securities with a view that those securities being offered for sale to public, any document by which the offer is made shall deem to be prospectus. अब प्रिजम्पशन क्या है, मतलब वही कंडीशंस है। इफ एनी बिलो टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन द डॉक्यूमेंट शैल बी कॉल्ड एज डीम्ड प्रोस्पेक्टस। मतलब इन दोनों कंडीशन में से भी कोई भी एक कंडीशन, मतलब एंड नहीं है यहाँ पे और है, कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम इस डॉक्यूमेंट को डीम्ड प्रोस्पेक्टस का नाम दे देंगे। या तो सिक्योरिटीज ऑफर हो गई विद इन 6 मंथ्स ऑफ अलॉटमेंट, या फिर फुल कंसिडरेशन नहीं मिला है कंपनी को एट द डेट ऑफ ऑफर टू पब्लिक। अब मैटर्स अपन को जो हमने प्रोस्पेक्टस में लिखने हैं, स्टेटमेंट ऑफ नेट अमाउंट रिसीव्ड और टू बी रिसीव्ड एज कंसिडरेशन फॉर सिक्योरिटीज, टाइम एंड प्लेस फॉर इंस्पेक्शन, द पर्सन मेकिंग द ऑफर वर नेम्ड इन द प्रोस्पेक्टस। मतलब वही अपन को डायरेक्टर्स के बारे में बताना होगा कि ये हमारे डायरेक्टर्स है। अब ये वही साइनिंग वाला पॉइंट आ गया, साइंड बाय टू डायरेक्टर्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। आगे बढ़ते हैं अब अपन। हाँ जी, अब अपना नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 26, मैटर्स टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस। अब अपन को क्या क्या लिखना होता है प्रोस्पेक्टस में, सबसे पहले तो उस पर डेट होनी चाहिए और उस पर साइन होने चाहिए। साइन मतलब कि जैसे अपन ने डीम प्रोस्पेक्टस में पढ़ा था कि 2 डायरेक्टर्स के साइन होने चाहिए, इसमें सबके होने चाहिए, सारे डायरेक्टर्स के साइन होने चाहिए। उसके बाद डिक्लेरेशन। अभी डिक्लेरेशन किस चीज़ का जाएगा, वही सेम चीज़ कि जो ये कंपनीज एक्ट है उससे कंपनी ने सारे कंप्लायंसेस करे हैं, जो भी प्रोविजन इसके प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड, पब्लिक ऑफर से रिलेटेड इस पे अप्लाई होते हैं, इस पर्टिकुलर कंपनी पे अप्लाई होते हैं, उन सबसे कंप्लायंस किया गया है। अभी डिक्लेरेशन कौन देगा, एक एक्सपर्ट आदमी देगा, मतलब कि जिसको कंपनीज एक्ट की नॉलेज है, जो कंपनी के बारे में डील करता है, जो इसकी नॉलेज रखता है बेसिकली, वही इसका डिक्लेरेशन दे सकता है, यानी एक्सपर्ट इंसान होना चाहिए। तो इसमें कौन कौन आते हैं, मतलब ये मैं एक्स्ट्रा ही बता रही हूँ आपको, बुक में नहीं लिखा हुआ। कि अब देखो कंपनी लॉ की सबसे ज्यादा जानकारी कौन रखता है, एक सीएस रखता है, या फिर सीए को भी होती है, तो ये लोग ही डिक्लेरेशन दे सकते हैं कि हाँ कंपनी ने सारे कंप्लायंसेस करे हैं। या फिर एडवोकेट भी, जो अपन ने वो पढ़ा था ना, एडवोकेट, सीए, सीए इन प्रैक्टिस, तो वो ये डिक्लेरेशन दे सकते हैं। उसके बाद क्या है, अपन को एक स्टेटमेंट देना है कि प्रोस्पेक्टस में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है जो कि कॉन्ट्राडिक्ट करे कंपनीज एक्ट से, सीकरा एक्ट से, सेबी एक्ट से और इनके किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशन से।
कंपनीज एक्ट तो अपन ने पढ़ा ही है। सीक्रा एक्ट क्या है? सिक्योरिटीज कंट्रोल एंड रेगुलेशन एक्ट। मतलब बेसिकली अपने जो सिक्योरिटीज होते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए, स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट बना हुआ है। अपने कोर्स में बिल्कुल भी गिवन नहीं है। एंड सेबी एक्ट भी अपना फाइनल में आता है, अभी अपना इंटरमीडिएट में भी सेबी एक्ट नहीं है। तो अभी तो अपन सिर्फ कंपनीज एक्ट ही पढ़ने वाले हैं और उसके जो भी रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो। हम्म, अब ये जो अपन ने अभी तक के पॉइंट्स पढ़े हैं, ये पॉइंट्स कुछ लोगों पे अप्लाई नहीं होते हैं। अब वो कौन से लोग हैं? अगर हमने प्रोस्पेक्टस इशू करा है अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स को, मतलब एग्जिस्टिंग मेंबर्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम ये वो डेट साइन हो, डिक्लेरेशन हो, स्टेटमेंट हो कि कुछ भी कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। तो अगर हमने सिर्फ अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स को प्रोस्पेक्टस इशू करा है तो उस केस में अपन को इन सब पॉइंट से कंप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अगर डिबेंचर होल्डर्स को प्रोस्पेक्टस इशू किया है, बिकॉज देखो ये जो भी पूरे रेगुलेशंस दे रखे हैं ना, ये इक्विटी शेयर्स के रिगार्डिंग में दे रखे हैं। तो अगर डिबेंचर होल्डर्स को प्रोस्पेक्टस इशू करा है तो उसमें भी ये सारे कंप्लायंसेस करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज बहुत लॉजिकल सी बात है, डिबेंचर होल्डर्स अपने लेंडर्स होते हैं जो एक अपन से फिक्स्ड इंटरेस्ट और फिक्स्ड प्रिंसिपल अमाउंट अपन से वापस कंपनी से वापस ले लेते हैं, और वो भी फिक्स्ड पीरियड के लिए। तो उनका तो ऑलरेडी सब कुछ फिक्स चल रहा है, उन पे कोई ज्यादा लाइबिलिटी भी नहीं है, ना ही उनका ज्यादा रिस्क है। तो इस केस में कंप्लायंसेस भी कम रखे गए हैं। तो ऐसे लोगों को जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उन्हें प्रोस्पेक्टस विदाउट कंप्लाइंग विद दिस इशू किया जा सकता है। एंड फिर थर्ड पॉइंट क्या है? रिलेटिंग टू शेयर्स और डिबेंचर्स विच आर यूनिफॉर्म विद प्रीवियस इशू। मतलब अपन ने जो भी प्रीवियस इशू किए थे उसमें जो भी क्लास ऑफ शेयर्स, क्लास ऑफ डिबेंचर्स अपन ने इशू किए थे, वैसे ही हम वापस से इशू कर रहे हैं। तो ऐसे केस में अपन को प्रोस्पेक्टस में इन सब चीजों का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब आगे क्या लिखा हुआ है? प्रोस्पेक्टस शैल नॉट इंक्लूड एक्सपर्ट स्टेटमेंट। मतलब ऊपर जो एक्सपर्ट ने स्टेटमेंट दिया था वो नहीं इंक्लूड होना चाहिए अगर कोई भी एक कंडीशन मेट हो जाती है। बेसिकली अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक्सपर्ट को अपनी एक अनबाइज्ड ओपिनियन देनी होती है कि सब चीजों से कंप्लाई किया गया है। अब वो स्टेटमेंट नहीं जाएगा उस पर्टिकुलर एक्सपर्ट का अगर इनमें से कोई भी एक केस निकल जाता है। पहला केस क्या आ गया कि एक्सपर्ट इंटरेस्टेड है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के लिए। फॉर सपोज जो फॉर्मेशन में जो प्रमोटर्स है वो एक्सपर्ट की ही स्पाउस है, यानी एक्सपर्ट की ही वाइफ है, हस्बैंड है, तो वो इंटरेस्टेड हो गया। अगर एक्सपर्ट का पैसा लगा हुआ है तो वो इंटरेस्टेड हो गया फिर से। तो यही बोला गया है कि अगर एक्सपर्ट इंटरेस्टेड है कंपनी में तो उसका स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए। दूसरा, अगर एक्सपर्ट ने रिटर्न कंसेंट नहीं दिया है, मतलब आप किसी को भी एक्सपर्ट एज एन एक्सपर्ट हायर कर रहे हो अपने प्रोस्पेक्टस में तो उनकी कंसेंट होनी चाहिए कि हाँ, हम एज एन एक्सपर्ट वर्क करेंगे। तो अगर उसने कंसेंट ही नहीं दिया है बिफोर द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस तो हम उसका स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। दूसरा, उसने कंसेंट तो दिया था लेकिन उसने अपना कंसेंट विड्रॉ कर लिया बिफोर द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। अगर उसने विड्रॉ कर लिया है तो भी हम उसका स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो तीन बहुत सिंपल से पॉइंट है। सबसे पहला इंटरेस्टेड, दूसरा कंसेंट नहीं दिया, और तीसरा कंसेंट दिया बट विड्रॉ कर लिया। उसके बाद डिस्क्लोजर, कुछ अपन को चीजें प्रोस्पेक्टस में डिस्क्लोज करनी होती है। सबसे पहला उसमें क्या डिस्क्लोज डिस्क्लोज करना है कि ये जो कॉपी है प्रोस्पेक्टस की वो हमने फाइल कर दी है विथ आरओसी। और ये अपन ने जो एप्लीकेशन करी है, ये जो अपन ने फाइलिंग करी है, उसके साथ अपन ने जो भी रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स थे वो भी अप्लाई कर दिए, मतलब वो भी फाइल कर दिए हैं। अब दूसरा अपना पॉइंट क्या है? वैलिडिटी, कि ये जो प्रोस्पेक्टस है ये कितने टाइम के लिए वैलिड है, मतलब अपन कितने टाइम तक शेयर्स को इशू कर सकते हैं, अलॉट कर सकते हैं। तो वो वैलिडिटी है अपनी 90 डेज की फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी टू आरओसी। मतलब अपन ने जब आरओसी को डिलीवर किया उसके 90 दिन के अंदर अंदर अपना अलॉटमेंट हो जाना चाहिए। अब इसे अपन बुक से देख लेते हैं। मैटर्स टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस शैल बी डेटेड एंड साइंड एंड शैल स्टेट सच इंफॉर्मेशन एज सेट आउट सच रिपोर्ट्स ऑन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज में बी स्पेसिफाइड बाय सेबी। मतलब वो सब अपन को इन्फॉर्मेशन लिखनी है जो कि सेबी बताए, और सेबी अपन का एक्ट है नहीं तो उसमें जाकर अपन को पढ़ने की जरूरत है नहीं। फिर दूसरा पॉइंट, डिक्लेरेशन दैट देयर आर होल कंप्लायंसेस विद द कंपनीज एक्ट। The third point, statement that nothing in prospectus is contrary to Companies Act, SECRA Act, Securities and Exchange Board of India Act and rules and regulations. बट ये above mentioned points अप्लाई नहीं होते हैं अगर प्रोस्पेक्टस इशू किया गया एग्जिस्टिंग मेंबर्स एडवेंचर होल्डर्स को, या ऐसे शेयर्स और डिबेंचर्स को जो पहले भी इशू हो चुके हैं, सेम यूनिफॉर्म शेयर्स है और वो लिस्टेड है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे।
उसके बाद हमें नोट क्या दे रखा है, द डेट इंडिकेटेड इन द प्रोस्पेक्टस शैल बी डीम्ड टू बी डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन, मतलब जो प्रोस्पेक्टस में डेट लिखी हुई है वही उसकी पब्लिकेशन डेट मानी जाएगी। Prospectus shall not be issued unless a signed copy of such prospectus has been delivered to ROC for filing. Such copy shall be signed by every director. मतलब हम जब तक prospectus issue नहीं कर सकते हैं जब तक हमने ROC को एक कॉपी फाइल कर दी है। और वही कंडीशंस लिखी हुई है इन रिगार्ड टू एक्सपोर्ट स्टेटमेंट कि हमें स्टेटमेंट ऑफ एक्सपोर्ट इंक्लूड नहीं करना है अगर वो इंटरेस्टेड है या फिर उसने कंसेंट नहीं दी है, और अगर कंसेंट दी तो उसने विड्रॉ कर ली है बिफोर द डिलीवरी ऑफ कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस। मतलब अपन ने जब आरओसी को अपन फाइल कर रहे हैं प्रोस्पेक्टस, उससे पहले अगर उसने अपनी कंसेंट विड्रॉ कर ली तो ऐसे केस में हम उस एक्सपोर्ट का स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। अभी सब कंडीशंस क्यों है? बिकॉज हमें उसकी इंडिपेंडेंस इंश्योर करनी है ताकि वो जो डिक्लेरेशन दे रहा है वो ऑब्जेक्टिवली अनबाइज्ड होकर दे रहा है। उसके बाद डिस्क्लोजर आ गया की कॉपी हमने डिलीवर कर दी है और साथ में रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दिए हैं। फिर वैलिडिटी वही 90 डेज के लिए फ्रॉम डेट ऑफ डिलीवरी टू आरओसी। अब आ गया पेनल्टी। अगर प्रोस्पेक्टस में ये जो अपना सेक्शन नंबर 26 है, अगर इससे कोई भी कॉन्ट्रावेंशन किया जाता है तो जो कंपनी है और जो भी पर्सन इसमें इन्वॉल्व थे उन पे फाइन लगेगा 50,000 से लेके 3 लाख तक का। मतलब मिनिमम हो गया अपना 50,000 का और मैक्सिमम हो गया 3 लाख तक का। अब वो कोर्ट डिसाइड करेगी कि उन्हें क्या अमाउंट पे पेनल्टी अप्लाई करनी है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं अपन अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, दैट इज सेक्शन नंबर 27, वेरिएशन इन ऑब्जेक्ट्स स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस। मतलब ये क्या बोल रहा है, अपन ने जब अपना प्रोस्पेक्टस इशू किया था उसमें अपन ने अपने कंपनी के ऑब्जेक्ट्स लिखे थे। बेसिकली वही लिखते हैं जो अपन के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखे जाते हैं कि कंपनी के ये बिजनेस ऑब्जेक्ट्स हैं, इन इस तरह के वो कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकती है। तो वही चीज़ अपन को प्रोस्पेक्टस में भी लिखनी होती है कि कंपनी के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। फॉर सपोज जब प्रोस्पेक्टस इशू किया था तब तो कंपनी ने लिखा था कि हम इस चीज़ की फैक्ट्री लगा के इस बिजनेस में डील करेंगे। लेकिन जब पैसा रेज़ कर लिया, कंपनी के पास पैसा आ गया, तब वो सोची कि यार नहीं, हमें तो इस बिज़नेस में भी एंटर करना है। तो देखो, वैसे तो नॉर्मली अपन अपने मेमोरेंडम को कैसे अल्टर कर सकते हैं? बाय पासिंग दी एसआर। बट हमने उस बेसिक जो अपन का प्रायर ऑब्जेक्टिव था उसके बेसिस पे अपन ने जो पैसा रेज़ किया है, बिकॉज़ देखो क्या होता है जब अपन किसी भी पैसे को रेज़ करते हैं तो जनरल पब्लिक हम पे भरोसा करती है, जो कि हमने अपने प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है कि हम इस बिज़नेस के लिए आपके पैसे को यूज़ करेंगे। तो पब्लिक को क्या लगता है कि मेरा पैसा तो उस बिज़नेस के लिए ही यूज़ हो रहा है। तो हम पब्लिक के साथ धोखा नहीं कर सकते कि हम उस पैसे को किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर लें। तो अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है कि हमारे ऑब्जेक्ट्स चेंज हो रहे हैं, हम उसमें कुछ नया इंक्लूड कर रहे हैं, तो ऐसे कोई भी चेंजेस करने से पहले हमें जनरल पब्लिक से पूछना होगा कि देखो पैसा आपका है, आपने हम पे भरोसा करके हमें पैसा दिया है कि हम इस पर्टिकुलर बिज़नेस में लगाएँ। बट हम इस नए एवेन्यू के बारे में, एक नए बिज़नेस के बारे में भी सोच रहे हैं, तो क्या हम आपका पैसा इस नए बिज़नेस में भी यूज़ कर सकते हैं क्या? तो वो पहले हमें कोई भी चेंज करने से पहले, कोई भी वेरिएशन करने से पहले जनरल पब्लिक से पूछना पड़ेगा। अब क्या है इसका? सबसे पहला तो है बाय पासिंग दी एसआर। अब एसआर मतलब जो भी अपने मेंबर्स हैं, मतलब जो भी जनरल पब्लिक में अपने मेंबर्स बने हैं, उनसे हमें पूछना पड़ेगा। मतलब अपन को एसआर पास कराना पड़ेगा, यानी 75% मेंबर्स के अपन को हाँ चाहिए कि हाँ भाई ठीक है, अब हमने ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हो। बट इसमें अपन को कोई जनरल मीटिंग रखने की ज़रूरत नहीं है, अपन पोस्टल बैलेट के थ्रू भी अ, एसआर पास करवा सकते हैं। पोस्टल बैलेट बस सिंपल सा वही है कि कंपनी हर मेंबर को चिट्ठी या फिर डिजिटली कुछ चिट भेजेगी जिस पे मेंबर को अपना येस और नो करके भेजना होगा कि मेरा डिसीजन येस है या मेरा डिसीजन नो है। इसमें कोई भी जनरल मीटिंग हेल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। इसको अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ मैंने आपको एक बार समराइज़ फॉर्म में बता दिया। अब क्या इसमें लिखा हुआ है कि आप एसआर पास करके अपने ऑब्जेक्ट्स को चेंज कर सकते हो। बट अगर कंपनी ये सोच रही है कि हम जो हमने पैसा रेज़ किया है, उससे हम किसी दूसरी कंपनी के इक्विटी शेयर्स में डील कर लेंगे, यानी उन्हें खरीद लेंगे, बेच देंगे या फिर कुछ और ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये चीज़ अलाउड नहीं है। भई, जो पैसा जनरल पब्लिक ने आप पे भरोसा करके आपको दिया है, उसे आप दूसरी कंपनी में शेयर्स की ट्रेडिंग में यूज़ नहीं कर सकते हो। अब आगे क्या है, जैसे ये अपना एसआर पास हुआ उसके बाद अपन को एक नोटिस भी देना पड़ेगा, वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर में, इंग्लिश न्यूज़पेपर में और वेबसाइट ऑफ द कंपनी अगर वो अवेलेबल है तो। बेसिकली हमें जो बिल्कुल अदर देन मेंबर्स हैं, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हो गई, कोई और टैक्सिंग अथॉरिटीज़ हो गई या जनरल पब्लिक हो गई या सोसाइटी एट लार्ज हो गई, अगर
हमें उन्हें भी बताना पड़ेगा कि हम अपने ऑब्जेक्ट्स में चेंज कर रहे हैं, बिकॉज़ ऐसा हो सकता है कि यार उन्हें भी कोई प्रॉब्लम हो, वो भी हमसे किसी भी तरह एसोसिएटेड हो, कोई डेटर है, हमारा क्रेडिटर है, तो यार वो अदर देन मेंबर हो गया, तो उनसे तो हम एसआर पास नहीं करवाएँगे। तो ऐसे लोगों को कैसे पता चले? तो उसके लिए हमें ये नोटिस पब्लिश करना होगा। अब जैसे हमने ये एसआर पास कर दिया, ये नोटिस इश्यू कर दिया, बेसिकली अपनी ये एसआर ही है, तो मिनिमम अपन को 75% की हाँ चाहिए होती है। तो अगर मैं देखूँ 25% जो लोग बच गए, ये जो जनता बची है अपनी मेंबर्स में, ये तो खुश नहीं है इससे, वो तो नहीं चाहते कि ये वेरिएशन हो। तो ऐसे केस में ये जो शेयर्स है, जो इस बात से खुश नहीं है, बेसिकली जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स हैं, उन्हें हमें अपॉर्च्युनिटी देनी पड़ेगी कि वो इस कंपनी को अगर छोड़ना चाहे तो वो छोड़ सकते हैं। बेसिकली इसमें जो मेजर अपने की मेंबर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनके पास तो भई की मेंबर्स है, तो हो सकता है कि ऐसे लोगों को एग्ज़िट देने के लिए इनके शेयर्स भी उन मेंबर्स को और डायरेक्टर्स को परचेज़ करने पड़े। अब इसको बुक से देख लेते हैं। Variation in terms of contract or object stated in prospectus. The terms of contract or object stated in the prospectus can be varied only by passing SR in the general meeting. However, such company cannot use any amount raised in buying, trading, or otherwise dealing in equity shares of any other listed company. Prescribed details of notice are to be published in newspapers. ये न्यूज़पेपर वही फॉर्म नंबर है, one in English and one in vernacular language, and simultaneously with dispatch of notice to shareholders. Notice shall also be published on the website of the company. Further, dissenting shareholders are to be given an exit offer by promoters or controlling shareholders at such exit price and in such manner and conditions as may be specified by the SEBI Act. अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आप लोग को शुरुआत में बताया था कि पब्लिक कंपनी चाहे तो वो ऑफर फॉर सेल के थ्रू भी अपने शेयर सब्सक्राइब करवा सकती है। अब वही पॉइंट यहाँ पे आ गया, सेक्शन नंबर 28, ऑफर ऑफ सेल ऑफ शेयर्स बाय सर्टेन मेंबर्स ऑफ कंपनी। अब ये क्या है? देखो, अपन कोई भी अगर पब्लिक ऑफर लाते हैं, वेदर वो आईपीओ है या एफपीओ है, तो उसमें तो कंपनी नए शेयर्स अलॉट करती है, नए शेयर्स इशू करती है। बट अगर मैं ऑफर फॉर सेल की बात करूँ, तो उसमें तो जो अपने एग्जिस्टिंग की मेंबर्स होते हैं, जो चाहते हैं कि हमारी होल्डिंग थोड़ी कम हो और वो जनरल पब्लिक को अपने शेयर्स बेचना चाहते हैं, तो ऐसे केस में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं, वही जनरल पब्लिक के पास जाते हैं। ऐसे केस में ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी ने नए शेयर्स बनाए और उनको बेचा, नहीं, जो एग्जिस्टिंग है उन्हें ही बेचा जाता है। और इसे अपन देख लेते हैं। मेंबर्स इन कंसल्टेशन विद बीओडी में ऑफर होल और पार्ट ऑफ देयर होल्डिंग ऑफ शेयर्स टू पब्लिक। मतलब इसमें बोर्ड भी हो सकते हैं कि भाई वो अपने शेयर्स नहीं रखना चाहते, मतलब डायरेक्टर्स होते हैं ना, डायरेक्टर्स के पास भी शेयर्स होते हैं, तो वो भी अपने शेयर्स निकाल सकते हैं, और जो एग्जिस्टिंग अपने मेंबर्स हैं वो भी अपने शेयर्स निकाल सकते हैं। Members whose shares are proposed to be offered to public shall collectively to authorize the company to take all actions on their behalf for carrying out the transaction. Basically अभी क्या बोले, देखो, ओनर तो जैसे अगर मैं किसी कंपनी की मेंबर हूँ, फॉर सपोज रिलायंस की मैं की मेंबर हूँ और मैं अपने शेयर्स बेचना चाहती हूँ, तो मैंने रिलायंस को बोल दिया कि यार मेरे शेयर्स को आप बिकवाओ, तो वो सब चीज़ें करेगी, वो ऑफर डॉक्यूमेंट भी निकालेगी और प्राइस सेटअप करेगी, सब चीज़ें वो पूरा जो बेस वर्किंग चाहिए होती है वो करेगी, और फिर वो ये ऑफर निकाल देगी। तो इसमें कंपनी को इतने सारे ये जो काम कर रही है वो कंपनी कैसे करेगी, बिकॉज मालिक तो मैं हूँ उन शेयर्स की, मैंने खरीदे हैं, तो सारे राइट्स भी मेरे पास ही है। तो ऐसे केस में मुझे कंपनी को ऑथराइज़ करना पड़ेगा कि हाँ, कंपनी मेरे बिहाफ़ पे ये सारे काम कर सकती है। अब देखो, कंपनी ये सारे काम करेगी तो उसके खर्चे भी आएँगे, और वो खर्चे, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे शेयर्स बिकेंगे तो मुझे पैसा मिलेगा, तो कंपनी क्यों फालतू में खर्चा बियर करे? तो ऐसे केस में अगर कंपनी के कोई भी खर्चे आते हैं तो वो सारे के सारे की मेंबर्स को रियम्बर्स ऑफ करने पड़ेंगे। They also have to reimburse the company for all expenses made by it on this matter. Document by which offer of sale to the public is made shall be treated as prospectus issued by the company. वही बात है कि अगर ऑफर फॉर सेल के लिए भी कोई ऑफर लेटर निकाला गया है तो हम उसे प्रोस्पेक्टस ही कहेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। Now the next point, section number 20, next section number 29, public offer of securities to be in dematerialized form. आज हम कोई से भी कंपनी के शेयर्स होते हैं, उन्हें घर बैठे अपन बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, और उनमें इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं थ्रू एनी एनी दिस
स्टॉक ऐप लाइक ग्रो, अपस्टॉक्स, जीरोधा, इनके थ्रू अपन आराम से ट्रेडिंग कर सकते हैं शेयर्स की। तो देखो, पहले क्या होता था, शेयर्स के सर्टिफिकेट्स मिलते थे कि भाई उस शेयर पे लिखा जाता था प्रॉपर्ली कि ये इतने नंबर ऑफ शेयर्स है और इस शेयर के ये मालिक है। आज तो भाई हर मिनट शेयर का ओनर चेंज हो जाता है। जैसे अपन जो इंट्राडे करते हैं तो उसमें तो हर मिनट शेयर का ओनर चेंज होता है, तो ऐसे तो कितने शेयर सर्टिफिकेट निकाले जाएंगे। तो इसके लिए स्टॉक एक्सचेंज ने, डिपॉजिटरी ने, सेबी ने क्या निकाला कि यार अब ये जो फिजिकल फॉर्म है इसको छोड़ो, अपन इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना शुरू करते हैं। यानी अब से शेयर्स भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, उनका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगा। और हम उसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को क्या कहते हैं, डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म। सब जो भी स्टॉक में डील करते हैं उनका डीमेट अकाउंट होता है। ये जैसे अपना बैंक अकाउंट होता है वैसे एक डीमेट अकाउंट भी होता है। बैंक अकाउंट में अपने पास पैसे होते हैं और डीमेट अकाउंट में अपने पास शेयर्स होते हैं। डीमेट अकाउंट से ही शेयर्स डीमेट अकाउंट में शेयर्स डाले जाते हैं, डीमेट अकाउंट से ही शेयर्स निकाले जाते हैं। तो बेसिकली जैसे बैंक अकाउंट होता है वैसे ही डीमेट अकाउंट होता है, जिसमें कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस कंपनी का नहीं होता है। अब ये आगे क्या लिखा हुआ है कि देखो, ये जो डीमेट फॉर्म है ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी के लिए तो जरूरी होता है और पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी के लिए भी जरूरी होता है। मतलब पब्लिक कंपनी कैसी भी हो, लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो, दोनों के लिए डीमेटेरियलाइजेशन इंपॉर्टेंट होता है। बट हाँ, ये जो प्राइवेट कंपनी होती है, ओपीसी होती है, ये चाहे तो अभी भी अपने शेयर सर्टिफिकेट, बिकॉज इनके तो मैक्सिमम मेंबर्स भी 200 होते हैं और ना ये इजीली अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। और ओपीसी में तो होता ही एक मेंबर है, तो उसमें तो भाई एक शेयर सर्टिफिकेट एंड काम हो गया। तो उनमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है। और प्राइवेट कंपनी में तो राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पे रिस्ट्रिक्शन होते हैं, तो इजीली यहाँ पे मैनेज हो जाता है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि जो अदर कंपनी है वो चाहे तो अपने शेयर्स को फिजिकल एग्जिस्टेंस में होल्ड कर सकती है, उनके लिए डीमेटेरियलाइजेशन कंपलसरी नहीं है। Notwithstanding anything contained in any other provisions of this act, every company making a public offer have to issue their securities only in dematerialized form by complying with the provisions of the Depositories Act. In case of unlisted company, the security shall be held or transferred only in dematerialized form by complying with the provisions of the Depositories Act. And any other company converted securities, मतलब वो चाहे तो डीमेट फॉर्म में कन्वर्ट करे, इशू कर सकती है फिजिकल फॉर्म में भी, या फिर वो इशू कर सकते हैं। मतलब दोनों ऑप्शंस ओपन है उसके लिए, या तो डीमेट में रख ले या फिर फिजिकल में रख ले। हम्म। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। जो प्रोस्पेक्टस का अपन एडवर्टीजमेंट करते हैं तो उस केस में अपन को कुछ पॉइंट्स लिखने होते हैं जो कि एमओए में भी अपन लिखते हैं। बेसिकली आप देखोगे ना ये सब, तो ये वही सब क्लॉजेज है जो अपन ने एमओए में पढ़े थे। जैसे मैं आपको बताती हूँ, वेर एन एडवर्टीजमेंट ऑफ एनी प्रोस्पेक्टस ऑफ अ कंपनी इज पब्लिश्ड इन एनी मैनर इट शैल बी नेसेसरी टू स्पेसिफाई देयर इन कंटेंट्स ऑफ इट्स एमओए एज रिगार्ड द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट क्लॉज हो गया, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, लाइबिलिटी क्लॉज हो गया, नेम ऑफ सिग्नेटरीज जो अपना सब्सक्रिप्शन क्लॉज होता है वो हो गया, नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब बाय द वही सब्सक्रिप्शन क्लॉज हो गया, इन कैपिटल स्ट्रक्चर वाला अपना जो कैपिटल क्लॉज होता है। तो बेसिकली जो अपने एमओए में क्लॉजेज हैं वही यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। हाँ जी, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, सेक्शन नंबर 31 विच इज शेल्फ प्रोस्पेक्टस। अब ये क्या होता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस, देखो अगर कोई भी कंपनी जो मल्टीपल राउंड्स में अपना पैसा रेज करना चाहती है, फॉर सपोज जैसे स्टार्टअप है उसे पैसे की बहुत ज़्यादा नीड है, तो वो एक साल में ही दो पब्लिक ऑफर, तीन पब्लिक ऑफर लेके आना चाहती है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि अगर हम कंपनी को बोलेंगे कि आप हर बार एक नया प्रोस्पेक्टस हमारे सामने पेश करो, नया प्रोस्पेक्टस फाइल करो, तो कंपनी के लिए बहुत बर्डनसम हो जाएगा। तो उस चीज़ को हल्का करने के लिए क्या लॉ निकाला गया कि ठीक है, अगर आप एक साल में मल्टीपल पब्लिक ऑफर लाना चाहते हो तो ऐसे केस में आप सिंगल प्रोस्पेक्टस ही हमारे साथ फाइल करो, जो कि कब फाइल होगा, जब आप फर्स्ट ऑफर लेकर आ रहे हो। फर्स्ट ऑफर जब आपका आ रहा है तभी आप हमारे साथ ये प्रोस्पेक्टस फाइल कर दो। बेसिकली इसमें क्या होता है कि प्रोस्पेक्टस एक होता है बट मल्टीपल इशू होते हैं सिक्योरिटीज के। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि आरओसी के पास फाइल कर दो फर्स्ट ऑफर के टाइम पे ही। अब इसकी वैलिडिटी कब तक रहती है, देखो अभी मैं आपको बता रही हूँ एक साल के अंदर मल्टीपल, तो इसकी वैलिडिटी भी एक साल की ही होती है। और ये कब से चेक किया जाता है, डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ फर्स्ट ऑफर, मतलब जब फर्स्ट ऑफर की ओपनिंग हो गई तब से हम इसकी एक साल की वैलिडिटी को काउंट करते हैं। अब देखो, प्रोस्पेक्टस तो हमने साल भर के लिए एक साथ ही इशू कर दिया, बट ड्यूरिंग द कंपनी जब बिजनेस करी तो कुछ चीज़ चेंजेस हो गई, फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो गई, ट्रांजैक्शंस में चेंज आ गया, तो वो भी हमें अब हमने
पब्लिक को बताना पड़ेगा। सेकंड ऑफर मतलब सब्सिक्वेंट ऑफर लाने से पहले हमें अपने जनरल पब्लिक को बताना पड़ेगा कि इस प्रोस्पेक्टस में जो हमने फाइनेंशियल पोजीशन फॉर सपोज फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट पोजीशन लिखी थी उसमें अब इतना अमाउंट है, जैसे 2 करोड़ का था अमाउंट अब 3 करोड़ का हो गया, तो ये हमारे पोजीशन में चेंज आया है। भली पॉजिटिव चेंज आया हो नेगेटिव चेंज आया हो वो सारे चेंजेस हमें इसमें बताने होंगे। तो सबसे पहला क्या है, फाइल आई एम इज इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, यहाँ कहीं लिखा हुआ नहीं है क्या? चलो अभी बुक से अपन देख लेंगे। तो फाइल करना होता है इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम विथ आरओसी इन सब्सिक्वेंट ऑफर, बिकॉज प्रोस्पेक्टस एक बार हो गया तो आईएम में अपन नेसेसरी चेंजेस बताते हैं। तो अभी तक अपन ने ये जो शेल्फ प्रोस्पेक्टस पढ़ा, ये इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम पढ़ा, अगर अपन इन दोनों को कंबाइन करें ना तो ये भी एक डीम्ड प्रोस्पेक्टस ही माना जाता है। एग्जैक्ट प्रोस्पेक्टस नहीं कह सकते बिकॉज उसमें तो ऊपर हेडिंग में प्रोस्पेक्टस लिखा होता है। ये तो हम इसे डीम्ड प्रोस्पेक्टस ही कह सकते हैं बिकॉज पहले एक प्रोस्पेक्टस चला गया पूरे साल के लिए, फिर उसके चेंजेस अलग से चले गए, तो ये डीम्ड प्रोस्पेक्टस बन गया। अब अपन को इस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में क्या क्या चीजें बतानी है, पहले तो जो भी चेंजेस आए हैं कंपनी में वो हमें बताने हैं। फिर बताना है कि फाइनेंशियल पोजीशन में कितने चेंजेस आए हैं प्रीवियस से लेके करंट ऑफर तक, मतलब एक साल में जब भी ये 2 ऑफर आए, मतलब जो प्रीवियस ऑफर था उस वक्त ये पोजीशन थी, अभी अपन ये ऑफर ला रहे तो उस वक्त ये पोजीशन है, वो चेंजेस भी हमें बताने होंगे। और कोई अदर चेंजेस एज में डीम फिट। और अपन को ये इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कब तक फाइल करना होता है, 1 महीना पहले, मतलब फॉर सपोज अगर 30 अप्रैल को ऑफर ओपन हो रहा है तो उससे 1 महीना पहले यानी 1 अप्रैल, ये अब ये जो पीरियड है 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल के बीच का, इस पीरियड के बीच में ही हमें आरओसी के पास फाइलिंग करनी होती है, यानी 1 महीने पुराना, मतलब 1 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसको अपन बुक से भी देख लेते हैं। Meaning, prospectus in respect of which the securities or class of securities included therein are issued for subscription in one or more issues over a certain period without the issue of further prospectus. It leads to unnecessary repetition for a company which makes more than one offer of securities in a year to mobile funds from the public. A way out is shelf prospectus, which remains valid for a specified time period during which offers for securities may be made by company to public. अब इसकी फाइलिंग, filed with ROC at the stage of first offer. पीरियड ऑफ वैलिडिटी क्या है, शुड नॉट बी एक्सीडिंग 1 ईयर, और ये कब से स्टार्ट होती है, डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ फर्स्ट ऑफर। फिर इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम आ गया इन केस ऑफ सेकेंड और सब्सिक्वेंट ऑफर। A company filing shelf prospectus shall be required to file information memorandum with ROC prior to the issue of second or subsequent offer। इसमें अपन को सॉरी यहाँ पे चेंजेस नहीं, सॉरी चार्जेस, माय बैड इन राइटिंग, I'll try to make my handwriting better guys। हाँ, सबसे पहला details of new charges, whatever the new charges being created by the company over themselves, तो वो हमें बताना होगा। फाइनेंशियल पोजीशन में क्या चेंजेस आए हैं वो हमें बताना होगा, और कोई अदर चेंजेस एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। अब ये क्या लिखा है, वही टाइम पीरियड आ गया कि जो भी सब्सिक्वेंट ऑफर आ रहा है और जब हमने ये आरओसी के पास फाइल किया है इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, इसमें 1 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ये यहीं पर वो डीम्ड प्रोस्पेक्टस वाली लाइन आ गई। अब आगे पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि जो भी एप्लीकेंट है उसने जब अलॉटमेंट के लिए एप्लीकेशन दी थी उस वक्त तो उसने एडवांस पेमेंट भी दे दिया, मतलब कि सब्सिक्वेंट ऑफर के लिए भी उसने कुछ अमाउंट दे दिया, तो ऐसे केस में एक्स्ट्रा मनी आ गया। लेकिन जब कंपनी ने अपना इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम दे करके चेंजेस बताए थे तब मेंबर को लगा कि यार ये जो नए चेंजेस आए हैं, मतलब इन्होंने अगर कोई नया बिजनेस ऐड कर लिया या फिर कुछ और नई चीज़ उसमें ऐड कर ली, तो उसे लगा कि नहीं यहाँ तो मेरा पैसा लगाना वर्थ इट नहीं है, तो मैं तो अपना पैसा वापस चाहता हूँ। वो खुश नहीं हुआ इन चेंजेस से, तो वो क्या करेगा, कंपनी को बोलेगा कि मेरा पैसा आप रिफंड कर दो। तो ऐसे केस में कंपनी को भी पैसा रिफंड करना होगा, और वो कितने टाइम में करना होगा, विद इन 15 डेज। अब ये नेक्स्ट पॉइंट भी वैसे सेम ही है, आप इसको मैं एक बार रीड करा देती हूँ। इट इज प्रोवाइडेड दैट वेयर अ कंपनी हैज रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर द अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज along with advance payment of subscription, before making any such change company shall intimate the changes to such applicants, and if they express a desire to withdraw the company shall refund all the monies received as subscription within 15 days। तो आई
होप आपको ये पूरा का पूरा सेक्शन समझ में आया होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो और टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराया है। हाँ जी, अब अपन अपने नेक्स्ट सेक्शन पे बढ़ते हैं, दैट इज सेक्शन नंबर 32, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। अब ये बेसिकली क्या होता है प्रोस्पेक्टस, जिसमें अगर मैं बताऊं कोई कंपनी है जो सबसे इनिशियल पब्लिक ऑफर है, सबसे फर्स्ट टाइम वो पब्लिक से पैसा रेज कर रही है। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि यार मैं कितनी क्वांटिटी ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब उसे ये तो पता है उसे कितना पैसा चाहिए, बट उसे ये नहीं समझ में आ रहा कितने नंबर ऑफ शेयर्स वो रेज करे, मतलब अलॉट करे और क्या प्राइस रखे। बेसिकली उसे प्राइस का नहीं पता कि किस प्राइस पे उसे अपना एक शेयर बेचना चाहिए। तो ऐसे केस में वो क्या कर सकती है, कंपनी एक अंडरराइटर के पास जाएगी, अंडरराइटर को जाके बोलेगी कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या प्राइस रखूं। तो अंडरराइटर क्या करेगा, उस पर्टिकुलर कंपनी की जो मेन मेन डिटेल्स हैं उन्हें इकट्ठा करेगा, और ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स नहीं होते हैं, QIBs हो गए और जो वेंचर कैपिटलिस्ट हो गए, इन टाइप के लोगों को भेजेगा कि ये पर्टिकुलर कंपनी है और आप बताइए अगर आप इस कंपनी के शेयर्स खरीदते तो आप किस प्राइस में खरीदना पसंद करते। बेसिकली देखो, ऐसे ये जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हो गए और ये QIBs हो गए, इन्हें क्या पूरे मार्केट का पता होता है कि मार्केट कैसे रन करता है, किस इंडस्ट्री में कितना स्कोप है, क्या पैसे इस वक्त चल रहे हैं। तो उस बेसिस पे वो उस कंपनी के लिए बता देते हैं कि इस कंपनी के शेयर्स को, बेसिकली वो एक आपको प्राइस रेंज देंगे। फॉर सपोज अगर मैं एग्जांपल लूँ कि उन्होंने प्राइस रेंज दे दिया कि 50 से 100 के बीच में आप कोई भी प्राइस रख लेना, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि इसके बीच में होना चाहिए, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। तो अब अंडरराइटर वही रेंज बता देगा कंपनी को कि यार मैंने इन्वेस्टर्स से पूछा था, उनके अकॉर्डिंग ये प्राइस रेंज निकल के आ रही है। तो अब बेसिकली कंपनी क्या करेगी, यही प्राइस रेंज अपने प्रोस्पेक्टस में लिख देगी कि वैसे तो जब नॉर्मली प्रोस्पेक्टस होता है उसमें पर्टिकुलर एक प्राइस लिखना होता है कि इस प्राइस पे आप मेरे शेयर्स को खरीद सकते हो। बट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के केस में, बिकॉज कंपनी को श्योरिटी नहीं है कि वो कितने में अपने शेयर्स को बेचे, तो ऐसे केस में जो भी रेंज उसे अंडरराइटर से मिली है वही रेंज वो अपने प्रोस्पेक्टस में लिख देगी कि इस रेंज के बीच में आप मेरे शेयर्स को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब इसमें क्या होगा, जैसे ही हमने ये रेंज लिख करके दी, तो अब जो सामने वाली जो जनरल पब्लिक है उन्हें दिख रहा है कि यार इससे लेकर इसके बीच में मेरे पास एक प्राइस रेंज दे रखी है, इसके बीच में मुझे मेरे शेयर्स को खरीदना है। तो ऐसे प्रोस्पेक्टस के लिए जब एप्लीकेशन लगाई जाती है जो जनरल पब्लिक है, तो ऐसे केस में उन्हें ये भी बताना होता है कि मैं कितने नंबर ऑफ शेयर्स खरीद रहा हूँ, प्लस उन्हें ये भी बताना चाहता है कि मैं 50 से 100 के बीच में कौन सी प्राइस रेंज है, कोई एक प्राइस जिसपे मैं अपने शेयर्स को खरीदना चाहता हूँ। फॉर सपोज जैसे मैं अपनी बात करूँ, मैंने किसी भी कंपनी की ABC लिमिटेड कंपनी के मेरे पास ऑफर आया कि आप शेयर्स खरीदोगे क्या, बेसिकली पब्लिक इशू हुआ। तो ऐसे केस में अब मुझे लग रहा है यार 50 से 100 के बीच में कंपनी की वर्थ इट अच्छी है, तो मेरे हिसाब से 80 रुपये ठीक है। तो मैंने बोला कि ठीक है, मुझे 100 शेयर्स खरीदने हैं 80 रुपये के भाव से। तो मैंने हमने एक प्राइस बता दिया कि इस प्राइस पे मैं शेयर्स खरीदने को रेडी हूँ, ठीक है। अब कंपनी के पास ऐसे जितने भी ऑफर्स हैं, जो भी जनरल पब्लिक से आए, उसकी पूरी लिस्ट आ गई। किसी ने 80 बोले, किसी ने 70 बोले, किसी ने 50 बोले, तो इस तरह से ये पूरी लिस्ट आ गई। अब कंपनी देखेगी कि कौन से प्राइस के लिए सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन आई है। फॉर सपोज 100 एप्लीकेशंस आई थी, ठीक है। 100 में से 50 लोगों ने तो 80 रुपये बोले, 20 लोगों ने बोले 50 रुपये और 20 रुपये बोले 90 लोगों ने और 10 रुपये बोले 70 लोगों ने। तो सबसे ज्यादा लोगों ने क्या बोला कि 80 रुपये में हम खरीदने को रेडी हैं। तो अब यहाँ पे फाइनल हो गया कि कंपनी अपने शेयर्स को 80 रुपये के भाव पे बेचेगी, यानी अलॉट करेगी। अब इसे अपन एक बार इधर भी देख लेते हैं। नॉट इंक्लूड फुल डिटेल्स अबाउट द क्वांटिटी और प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज, फाइल विद ROC एटलीस्ट 3 days प्रायर टू, मतलब ये जब ऑफर ओपन हुआ उससे 3 दिन पहले अपन को ROC के पास फाइल कर देना चाहिए। इसके इस प्रोस्पेक्टस की भी सेम ऑब्लिगेशन होगी, जो ऑब्लिगेशन नॉर्मल प्रोस्पेक्टस के वही ऑब्लिगेशन इसके भी होंगे। और जैसे ही ऑफर कंप्लीट हो जाता है, मतलब एक डेट होती है जिस दिन वो खुला और जिस दिन वो बंद हुआ, जैसे ही ऑफर क्लोज होता है, तो जो प्रोस्पेक्टस फाइल हुआ है, मतलब अपन को एक प्रोस्पेक्टस दोबारा से फाइल करना होता है ROC के पास, जिसमें हम ये बताते हैं कि हमने टोटल कितना कैपिटल रेज किया है, हमारी क्लोजिंग प्राइस क्या है, जैसे अभी मैंने यहाँ पे निकाला 80 रुपये, तो वो भी हमें बताना होगा, और कोई अदर डिटेल्स जो हमें ठीक लगे। अब बुक से देख लेते हैं मीनिंग ऑफ अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस।
bridge prospectus means a memorandum containing such salient features of a prospectus as may be specified by SEBI. किस लिए जरूरत है? टू कट द कॉस्ट इन्वॉल्व। बेसिकली देखो आज के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, बट अगर मैं पुराने जमाने की बात करूँ तो उसमें इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो कंपनीज को क्या है, हमने पब्लिश कराने पड़ते थे, प्रिंट कराने पड़ते थे ये सारे पूरे प्रोस्पेक्टस को। और अगर मैं एक नॉर्मल प्रोस्पेक्टस की बात करूँ तो वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होता है, तो उसमें प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। तो कंपनी ने क्या सोचा कि यार इतनी सारी डिटेल्स अपन देते भी और इन्वेस्टर सारी देखता भी नहीं है, तो ऐसे केस में अपन एक छोटा प्रोस्पेक्टस ही दे देते हैं जिसमें मेन मेन पॉइंट्स कवर हो, और अगर कोई मेंबर मांगेगा तो हम उसे पूरा प्रोस्पेक्टस भी प्रोवाइड करा देंगे। बट एक बार के लिए तो हम जो छोटा प्रोस्पेक्टस होता है वही मेंबर को, जो भी हमारे प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स हैं, उन्हें प्रोवाइड कराएंगे। अब आगे क्या लिखा हुआ है? एवरी एप्लीकेशन फॉर्म टू परचेज शेयर्स और डिबेंचर्स हैज टू बी अकम्पनीड बाय abridged prospectus, however following are some exceptions. अगर हम कभी भी कोई शेयर्स को परचेज करने के लिए मतलब सॉरी, हाँ जी, सॉरी, हम देखो अब यहाँ पे पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि वैसे तो हम जो भी एप्लीकेशन फॉर्म दे रहे हैं अपने प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स को, जिसमें जिसके थ्रू वो शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ हमें अब्रिज प्रोस्पेक्टस देना होता है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस है, यानी इन कुछ केसेस में आपने एप्लीकेशन फॉर्म तो दिया प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स को, एग्जिस्टिंग मेंबर्स को, लेकिन आपको अब्रिज प्रोस्पेक्टस देने की जरूरत नहीं है। और वो कौन से पॉइंट्स हैं? अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म दे रहे हो अंडर राइटर को, यानी हमने तो अंडर राइटिंग अग्रीमेंट किया है कि अगर इतने परसेंटेज नहीं हुए तो बाकी बचे हुए आप खरीदोगे, तो इस तरह का अगर अंडर राइटिंग अग्रीमेंट है तो उस केस में अब्रिज प्रोस्पेक्टस की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या है? ऐसे शेयर्स और डिबेंचर्स के लिए है जो कि हम जनरल पब्लिक को ही नहीं दे रहे हैं। बेसिकली देखो प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है कि जो भी कंपनी के मेन मेन डिटेल्स है वो जनरल पब्लिक को पता चल जाए। बट ऐसे केस में जो शेयर्स और डिबेंचर्स जनरल पब्लिक को ही ऑफर नहीं हो रहे, तो ऐसे केस में पूरा प्रोस्पेक्टस बना के सारी कंपनी की डिटेल्स देकर भी कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे केस में ब्रिज प्रोस्पेक्टस बनाने की जरूरत नहीं है। और तीसरा पॉइंट है वेयर ऑफर इज मेड ओनली टू एग्जिस्टिंग मेंबर्स। सी देखो, तीसरा पॉइंट है एग्जिस्टिंग मेंबर्स का। एग्जिस्टिंग मेंबर्स तो अपने जनरल मीटिंग भी आते हैं, उन्हें तो पूरा पता होता है कि कंपनी क्या बिजनेस कर रही है, कैसे कर रही है। तो ऐसे केस में अगर हम एग्जिस्टिंग मेंबर्स को दे रहे हैं तो उस केस में भी हमें ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी, मतलब ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, बट ऐसे कि पूरी कंपनी के क्या बिजनेसेस चल रहे हैं, बिकॉज मेंबर को ऑलरेडी पता है। तो ऐसे केस में भी हमें अब्रिज प्रोस्पेक्टस की जरूरत नहीं है। फिर फोर्थ पॉइंट वही आ गया कि अगर कोई मेंबर चाहे, कोई प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर चाहे, तो वो फुल प्रोस्पेक्टस भी कंपनी से डिमांड कर सकता है। Full prospectus is to be made available to any person who requests for it before closing of the subscription list in the offer. अब इसकी पेनल्टी क्या है? कंपनी who makes any default shall be liable to a penalty of 50,000। अगर इस सेक्शन का कोई भी डिफॉल्ट होता है तो हर डिफॉल्ट की 50,000 की पेनल्टी इस पे लगेगी। हाँ जी, अब अपन अपने नेक्स्ट सेक्शन पे बढ़ते हैं। अब क्या आ रहा है अपन का? अपन ने अभी तक प्रोस्पेक्टस के बारे में पढ़ा कि किस तरह से अपन को क्या क्या मैटर्स उसमें लिखने होते हैं, कब तक उसे फाइल करना होता है, सब कुछ अपन ने देख लिया। बट अब एक पॉइंट आता है मेरे दिमाग में कि ये जो प्रोस्पेक्टस है, इस प्रोस्पेक्टस के बेसिस पे हम जनरल पब्लिक किसी भी कंपनी के सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करते हैं। तो ये प्रोस्पेक्टस बिल्कुल ऑनेस्टली बना होना चाहिए, जिसमें सब कुछ सच सच लिखा हुआ है कि कंपनी की ये पोजीशन है, ये उसका काम चल रहा है और ये उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं, ये सब प्रॉपर्ली एकदम लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि इस पे वो बिलीव करके अपना अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सके। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये जो प्रोस्पेक्टस होता है ना, ये एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऊबरी में फिडेई माना जाता है। ये ऊबरे में फिडेई क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, यानी बहुत ज्यादा ऑनेस्टी। तो प्रोस्पेक्टस के लिए क्या बोलते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट है अटमोस्ट गुड फेथ का, क्योंकि हर जनरल पब्लिक इसी के भरोसे पे गुड फेथ में शेयर सब्सक्राइब करता है, तो ये एकदम प्रॉपर होना चाहिए। बट अब आगे बात निकलती है, अगर यही प्रॉपर नहीं है, फॉर सपोज कोई इसी में ही कुछ गड़बड़े कर रहा है। एक सेकंड यार। हम्म, हाँ, तो अगर कोई इसी में ही गड़बड़ी कर रहा है कुछ, भली वो कंपनी है, ऑथराइज्ड पर्सन है या कोई और अदर है, तो ऐसे केस में पनिशमेंट तो बनती है, पेनल्टी तो बनती है।
तो ऐसे केस में दो तरह की पनिशमेंट आती है। सबसे पहला क्रिमिनल लाइबिलिटी और दूसरा सिविल लाइबिलिटी। क्रिमिनल लाइबिलिटी तो मतलब जिसमें हम जेल तक भी पहुंचा सकते हैं। सिविल लाइबिलिटी का मतलब कि जिसमें हम सिर्फ पेनल्टी लेंगे, आपसे कुछ पैसा फाइन के रूप में लेंगे, बट क्रिमिनल लाइबिलिटी में तो जेल बनता है। तो अब सबसे पहला अपना आ रहा है, इसका मैं एक बार आपको चार्ट गो थ्रू करा देती हूँ बुक से। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ शेयर्स इन अ कंपनी A contract of shares in a company is a contract of uberrimen fide, which means utmost good faith. The legal doctrine of uberrimen fide provides that all parties to contract must deal in good faith, making a full declaration of all material facts. Hence, a prospectus must make all statements with scrupulous accuracy. बहुत ज़्यादा केयरफुली ये काम करना है, and not state facts which are not strictly correct. Neither any information which the law requires to be disclosed to the public be concealed or omitted to be stated. मतलब कुछ भी conceal नहीं होना चाहिए, कुछ भी छुपाया जाना नहीं चाहिए from the prospectus, nor should the information given be false, और मतलब गलत भी नहीं होनी चाहिए, misleading भी नहीं होनी चाहिए। आगे क्या लिखा हुआ है, मिस स्टेटमेंट इज द एक्ट ऑफ स्टेटिंग एनीथिंग दैट इज, मतलब वही मिस स्टेटमेंट का मतलब समझाया कि आप कुछ ऐसा बता रहे हो कि जो कि सही नहीं है, गलत है। आगे क्या लिखा हुआ है, इफ द प्रोस्पेक्टस कंटेन्स अ मिसलीडिंग और फॉल्स स्टेटमेंट और ओमिट्स टू डिस्क्लोज अ मटेरियल फैक्ट व्हिच अमाउंट्स टू मिसरिप्रेजेंटेशन, द अग्रीव्ड शेयर होल्डर हैज द रेमेडीज। मतलब अगर आपने गलत स्टेट, मतलब अब यही बात आ गई कि आपने प्रोस्पेक्टस गलत दिया है, उसमें कुछ गलत झूठ-झूठ बातें लिखी हैं, या फिर जो उसमें फैक्ट्स लिखे हैं, नंबर्स लिखे हैं, वो एक्चुअली में कंपनी के नंबर्स है ही नहीं। तो ऐसे केस में आप पे, अब ये जो नीचे पूरा लिखा हुआ है कि आपने अगर मिसरिप्रेजेंटेशन किया है तो आप पे क्या-क्या सज़ा आ सकती है, क्या-क्या रेमेडीज़ हैं, वो सब अपन नीचे पढ़ने वाले हैं। तब कैसे है? अगर आपने मिस स्टेटमेंट किया है प्रोस्पेक्टस में, तो सबसे पहले अपन चलते हैं कंपनी पे, कि कंपनी पे क्या आ सकता है। सबसे पहले तो रेसिशन। रेसिशन मतलब कि जो भी अपना सामने वाला बंदा है, जो जनरल पब्लिक है, फॉर सपोज अगर मैं एक जनरल पब्लिक हूँ और मैंने उस गलत प्रोस्पेक्टस के बेसिस पे 10 शेयर खरीदे रिलायंस के, अब ये तो जाली तरीके से, मतलब गलत तरीके से मुझे बेचे गए हैं, तब मैं क्या कर सकती हूँ, रेसिशन कर सकती हूँ, यानी मेरे एंड पे इस कॉन्ट्रैक्ट को ही मैं पूरा वॉइड मान सकती हूँ। और वॉइड मानते क्या होगा कि ये शेयर्स वापस से कंपनी के पास चल जाएंगे और मेरे पास मेरा पैसा आ जाएगा। मतलब ये एट द एंड ऑफ द मेंबर होता है, शेयर होल्डर होता है, मेरे हाथ में है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना चाहती हूँ या नहीं तोड़ना चाहती हूँ। दूसरा आ गया डैमेजेस, कि अगर ये परचेज करने से, फॉर सपोज ऐसा होता है ना कि कंपनी को ऐसा लग रहा है कि हम, होता है ना बहुत सारे बुल्स वाले, कि हम एक साथ पूरा प्राइस को बढ़ाते 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 फिर एकदम से बेच देंगे तो प्राइस बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, हमें फायदा हो जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा है कि अगर आप किसी इस पूरे ट्रैप का हिस्सा बन गए और आपको वो हो गया, नुकसान हो गया, तो ऐसे केस में आप डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो। बिकॉज देखो ये जो मैं अभी आपको बुल और बियर, इंटरनल कंपनी का पर्सन नॉलेज नहीं देगा कि कंपनी अभी हाई पे जाएगी, लो पे जाएगी, या अभी ये बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा कंपनी का तो इस वजह से इसके शेयर प्राइस में इंक्रीज होगा, तब तक ऐसी चीजें करना मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं इसमें कंपनी इन्वॉल्व है, इसलिए कंपनी से शेयर होल्डर जिनको ऐसे नुकसान हो गए बिकॉज उन्होंने गलत चीजें लिखी हैं प्रोस्पेक्टस में, तो ऐसे केस में हम डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट आ गया, अगेंस्ट द पर्सन्स ऑथराइज्ड टू इशू प्रोस्पेक्टस, मतलब ये जो अपने पूरे डायरेक्टर्स होते हैं उनके अगेंस्ट में क्या आ सकता है। सबसे पहले तो डैमेजेस फॉर डिसीट, मतलब वही धोखा देने की का जो अभी आपका डैमेजेस है वो आपको पे करने पड़ेंगे। मतलब आपने जो आपके प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स ने गलत बातें बताई है, आपने उनको बताया कि हमारी कंपनी बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रही है बट एक्चुअल में नहीं कर रही है, तो ऐसे जो भी हमने झूठ-झूठ बातें बोली है उस वजह से उन्हें कोई भी डैमेज हुआ है बिकॉज़ आपने उन्हें धोखा दिया है, तो उसके लिए भी आप लायबल हो। और दूसरा क्रिमिनल लायबिलिटी, देखो अब ये तो इंडिविजुअल पर्सन है तो उनको तो जेल में डाला जा सकता है, तो उन पे क्रिमिनल लायबिलिटी आ गई। और फिर तीसरा पॉइंट है, अगर अगेंस्ट द कंपनी, मतलब ये मिलाकर है कि कंपनी पे अदर पर्सन्स पे मिला करके सिविल लायबिलिटी, मतलब जो फाइन तो है वो तो अलग से आपको पे करना पड़ेगा, यहाँ पे डैमेजेस अलग से जाएंगे, यहाँ पे सिविल लायबिलिटी अलग से जाएगी। अब यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है कि अभी हमने सारे तरह के रेमेडीज पढ़ ली हैं, या डैमेजेस पढ़ लिए हैं, या क्रिमिनल लायबिलिटी पढ़ ली, यहाँ पे सिविल लायबिलिटी पढ़ ली। अब जब ये केस कोर्ट में जाएगा तब कोर्ट डिसाइड करेगी कि उन्हें क्या क्या अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें अप्लाई हो जाएंगी, कि भाई उनको जेल में भी डाल दिया, पेनल्टी भी लगा दी और उनसे डैमेजेस भी ले लिया, नहीं ऐसा नहीं होगा। कुछ सिलेक्टेड चीजें ही होंगी जो कि कोर्ट डिसाइड करेगा, तो वो जो कोर्ट को सही लगेगा अकॉर्डिंगली वो अपने अकॉर्डिंग पूरा इनका बंच बना लेंगे। तो ये तो हुआ अपना नॉर्मल अभी तक। अब अपन चलते हैं अपनी पहली लाइबिलिटी पे, दैट इज क्रिमिनल लाइबिलिटी, सेक्शन नंबर 34। अब इसमें क्या आता है कि जो भी आपने स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस में
इंक्लूड करे हैं अपनी कंपनी से रिलेटेड, अगर वो मिसलीडिंग है, गलत है, या फिर हमने अपने प्रोस्पेक्टस में कोई नई चीज़ जोड़ दी है, नई चीज़ मतलब कोई एग्जिस्टिंग चीज़ घटा दी और वो गलत हो गया इंटरप्रिटेशन में प्रोस्पेक्टस के, मतलब ऐसे कुछ मेन की पॉइंट्स लिखे हुए थे आपने उनको हटा दिया, या फिर आपने कुछ नई पैराज ऐड कर दिए जिससे वो थोड़ा सा घूमा हुआ हो गया, कंफ्यूजिंग हो गया, आप नहीं समझ पा रहे हो एग्जैक्टली, तो इससे क्या हो गया, मिसलीड हो रहे हो चीज़ों से। तो 2 ही चीज़ें दे रखी है जिन केसेस में क्रिमिनल लायबिलिटी आ सकती है, या तो प्रोस्पेक्टस ऑल टुगेदर मिसलीडिंग है, या फिर आपने कुछ ऐसा इंक्लूड कर दिया या हटा दिया जिस वजह से वो मिसलीडिंग बन गया। तो ऐसे केस में जो भी पर्सन ऑथराइज है प्रोस्पेक्टस इशू करने के लिए, बेसिकली डायरेक्टर्स, उन सब पे लायबिलिटी आएगी अंडर 447। बट ये लायबिलिटी नहीं आएगी इन दी फॉलोइंग केसेस। अगर हमें ये लगता है कि ये जो मिस स्टेटमेंट है या फिर ये जो नहीं लिखा गया है, छुपाया गया है, वो इमटेरियल है। देखो अपन ऑडिट में भी पढ़ते हैं कि हर चीज़ डिपेंड करती है ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। अगर बहुत ज़्यादा यूनिक है, महँगा है, तो हम उसको ख़ास ध्यान देंगे, और ऐसे बहुत छोटी-मोटी चीज़ें हैं 1-2 लाख की, करोड़ों के टर्नओवर वाली कंपनी के हैं, तो हम उसको हटा भी देंगे, उसमें इतना ध्यान नहीं देने वाले हैं। दूसरा, अगर ये जो भी डायरेक्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमने जो स्टेटमेंट दिया था, अभी भी लग रहा है, मतलब उनके अकॉर्डिंग अभी वो एकदम पक्के हैं कि हमने तो सही दिया था, ट्रू स्टेटमेंट दिया था, और जो भी हमने इंक्लूड किया या निकाला है वो ज़रूरी था। मतलब हो सकता है ना यार, कुछ ऐसी केसेज़ हो कि उनको हटाना वो ज़रूरी हो। तो अगर उनके अकॉर्डिंग ऐसा है, तो इन केसेज़ में 447 की लायबिलिटी नहीं आ सकती है। नाउ द नेक्स्ट केस, सेक्शन नंबर 35, सिविल लायबिलिटी। इस केस में क्या है कि अपन को पेनल्टी देनी है, कंपनसेशन देना है। तो वही बात है कि जो भी लॉस हुआ, डैमेज हुआ सब्सक्राइबर और सिक्योरिटीज को, उन्हें हमें पे ऑफ करना होगा। इसके लिए लायबल कौन है? कंपनी भी है, एंड एंड डायरेक्टर्स भी हैं, कंपनी के प्रमोटर्स भी हैं, ऑथराइज पर्सन भी हैं, और एक्सपर्ट भी है जिन्होंने ये बोला था कि कंपनी लॉ के साथ कंप्लायंस सारे किए हैं कंपनी ने। अब इस केस में लायबिलिटी क्या है? एक तो कॉम्पेंसेशन पे करना है, और दूसरा आपको पेनल्टी भी पे करनी है, पनिशमेंट पे देखेंगे अपन नीचे, वो भी आपको पे करनी है अंडर सेक्शन 36। अब ये कुछ नीचे इंस्टेंसेस दे रखे हैं जिनमें आप गिल्टी नहीं माने जाओगे अंडर सेक्शन 35। या तो हमने कंसेंट विड्रॉ कर ली, एंड जो प्रोस्पेक्टस इशू हुआ है उसमें उसकी कंसेंट नहीं है। दूसरा, हमने पब्लिक नोटिस दिया है कि भाई मैंने तो कंसेंट विड्रॉ कर ली थी, स्टिल इन्होंने प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, मेरी कोई लायबिलिटी बनती नहीं है, मेरे पास मत आना अगर कुछ गलत हो जाए तो। तीसरा पॉइंट, मेड स्टेटमेंट ऑन अथॉरिटी ऑफ एक्सपर्ट। मतलब ऐसा है कि हमने एक एक्सपर्ट हायर किया था कि जो भी कंपनी का वैल्यूएशन है ये पर्टिकुलर एक्सपर्ट करेगा, और इसके अकॉर्डिंग पे ही अपन प्रोस्पेक्टस इशू कर देंगे। तो एक्सपर्ट ने बोला था कि भाई आपकी कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से 150 रुपए होने चाहिए, 150 रुपए के हिसाब से मैंने प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया। अब बाद में पता चलता है कि मेरी कंपनी की वर्थ तो एक्चुअल में 100 रुपए थी, तो मैंने तो हर मेंबर से 50 रुपए एक्स्ट्रा ले लिए। तो मैं तो ये बोलूंगी कि यार मेरे को तो एक्सपर्ट ने 150 रुपए बोले थे, मुझे थोड़ी चेक करना आता है कि ये 150 रुपए की वैल्यू कहाँ से आई है। उसने बोला, मैंने मान लिया, तो इसमें मेरी गलती नहीं है। एक्सपर्ट से जाके पूछो कि उसने मुझे गलत अमाउंट क्यों बताया, तो मेरे पे लाइबिलिटी नहीं आएगी। फिर थर्ड फोर्थ पॉइंट क्या है कि अभी भी मुझे लगता है मेरे पास रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव है कि जो स्टेटमेंट है वो सही है। फिर लास्ट पॉइंट क्या है कि हमने जो प्रोस्पेक्टस दिया है उसमें कुछ अगर अपन ने स्टेटमेंट वगैरह ऐड किए हैं, तो वो तो ऑलरेडी कोई अपन का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, कोई ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके थ्रू अपन ने कुछ एक्सट्रैक्ट उसमें लिए हैं। तो बेसिकली देखो, अगर अपन किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से ले रहे हैं तो वो तो हमेशा यही माना जाएगा कि वो तो करेक्ट कॉपी है। ऐसा थोड़ी है कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जो लिखा है वो गलत माना जाएगा। तो अगर ऐसा केस है और उस वजह से अगर कुछ स्टेटमेंट हुआ है या मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है, तो उस केस में भी इस पे कोई सेक्शन 35 की लाइबिलिटी नहीं आएगी। इसको अपन बुक से देख लेते हैं। अ स्टेटमेंट इंक्लूडिंग इन अ प्रोस्पेक्टस shall be deemed to be untrue if the statement is misleading in form and context in which it is included, where any inclusion or omission is likely to mislead. Who shall be liable? Who authorized the issue of prospectus? Punishment under section 447. Exceptions क्या है? अगर अमाउंट इमटेरियल है, रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव है कि स्टेटमेंट सही है और इंक्लूजन ओमिशन नेसेसरी था। नाउ सिविल लाइबिलिटी, ऑफेंस क्या है? लॉस और डैमेज टू सब्सक्राइबर ऑफ सिक्योरिटीज एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्टिंग ऑन बेसिस ऑफ इंक्लूजन और ओमिशन ऑफ एनी मैटर। लाइबल कौन है? कंपनी है, एंड एवरी पर्सन जो डायरेक्टर है कंपनी का, ऑथराइज मतलब जो डायरेक्टर है और जिसका प्रोस्पेक्टस में नाम लिखा हुआ है डायरेक्टर के, जैसे जो प्रमोटर है कंपनी के,
जो ऑथराइज है इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस के लिए एंड एक्सपोर्ट, ये सब लाइबल होंगे। दूसरा क्या है, लाइबिलिटी। जो अगर गिल्टी पाया गया है 35 में, उस पर पेनल्टी आएगी अंडर सेक्शन 36। अ कंपनी एंड एवरी अदर पर्सन शैल आल्सो बी लाइबल टू पे कॉम्पनसेशन टू एवरी पर्सन हु हैज सस्टेन लॉस और डैमेज। मतलब इसमें जो पनिशमेंट है, आपकी पेनल्टी, वो तो आपको पे करनी है, प्लस ये जो आपके सब्सक्राइबर्स है जिनको लॉस हुआ है, उनको भी आपको कॉम्पनसेशन पे करना होगा। फिर क्या है, इंस्टेंसेस व्हेन अ पर्सन शैल नॉट बी हेल्ड गिल्टी। इन केसेस में हम किसी जो ऑथराइज पर्सन है उसे गिल्टी नहीं मानेंगे। अगर उसने अपनी कंसेंट विड्रॉ कर ली, उसके पास उसने रीजनेबल पब्लिक नोटिस दे दिया कि प्रोस्पेक्टस उसकी नॉलेज या कंसेंट के बिना इशू किया गया है, उसने स्टेटमेंट अथॉरिटी ऑफ एक्सपर्ट, मतलब जो एक्सपर्ट ने बोला उस बेसिस पे उसने स्टेटमेंट बनाया था, उसके पास रीजनेबल ग्राउंड है ये बिलीव करने का कि स्टेटमेंट एकदम सही है, एकदम करेक्ट बनाया है मैंने। फिर लास्ट पॉइंट ये है कि स्टेटमेंट वाज अ करेक्ट कॉपी ऑफ सम एक्सटेंट, मतलब आपने किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से कोई एक्सट्रैक्ट निकाला है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, एवरी पर्सन रेफर टू इन पॉइंट 2। पॉइंट 2 क्या था अपना, कि हु शैल बी हेल्ड लाइबल, ठीक है, shall be personally responsible without any limitation of liability for the losses or damages that may have been incurred by any person who subscribed to the securities on the basis of such prospectus where it is proved that a prospectus has been issued with intent to defraud। बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि अगर आपने इस तरह की कोई सेक्शन 35 की अगर कोई लाइबिलिटी आती है, तो ऐसे केस में जो भी पर्सन टू बी हेल्ड लाइबल लिखे, यानी कंपनी, डायरेक्टर, प्रमोटर, तो वो सब इक्वली लाइबल होंगे। ऐसा नहीं है कि वैसे तो कंपनी की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, बट ऐसे केस में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी, बिकॉज इसमें थर्ड पर्सन को लॉस हुआ है, बिकॉज आपने गलत बताया था प्रोस्पेक्टस में। तो ऐसे केस में आपकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी उसको पूरा अमाउंट पे करने के लिए। अब ये समरी दे रखी है, आप इसे एक बार गो थ्रू कर सकते हो, आपको इजीली इजीली समझ में आ जाएगा। अब अपने ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं जो मैंने आपको ऊपर बताया था, रेसिशन, डैमेजेस एंड डैमेजेस फॉर डिसीड। ये बेसिकली अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो अपन ने अपने फाउंडेशन लेवल पे पढ़ा था, वही चीजें इसमें दे रखी है। तो इसे तो बेसिकली, चलो मैं 2 मिनट आपको इसे एक बार पढ़वा तो दे ही देती हूँ। तो पहला है राइट ऑफ रेसिशन। When to seek, a person who has purchased shares from the company on the basis of the prospectus, मतलब जिसने शेयर्स खरीदे उस पे एप्लीकेबल होगा। इफेक्ट क्या होगा, एग्रीमेंट टू बी टेक अप इज वाइडेबल, मतलब वही बात है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ शेयर होल्डर। एक्सेप्शंस क्या है, कि कभी ये राइट को अपन अवेल नहीं कर सकते। राइट टू रिसाइन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स विल नॉट बी अवेलेबल टू सब्सिक्वेंट परचेजेस फ्रॉम द मार्केट। बेसिकली ये क्या बोल रहे हैं कि जो प्रोस्पेक्टस के थ्रू मेंबर्स हैं उन्हीं पे ये एप्लीकेबल होगा, ये नहीं कि जो मार्केट में एक दूसरे से शेयर्स खरीद रहे हैं उन पे ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। द आंसर इज नो। अ सब्सक्राइबर टू एमओयू कैन नॉट आल्सो सीक एनी रिलीफ। कंपनी cannot be considered to be in existence at the time when he is appended his signatures to it. Hence, he cannot be said to have been influenced by any statement in prospectus। बेसिकली बोल रहे हैं कि जो अपने सब्सक्राइबर्स होते हैं एमओए के, वो इस सेक्शन का हेल्प नहीं ले सकते, बिकॉज वो तो जब कंपनी बनी नहीं थी तभी उन्होंने एमओए पे साइन कर दिए थे। तो अब प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, वो तो भाई स्क्रैच से इन्वॉल्व है, तो उनको तो सब कुछ पता है, तो वो इस चीज का नहीं ले सकते कि ना भाई उन्हें सब कुछ ही पता हो, या फिर उन्हें राइट ऑफ रेसिशन दिया जाएगा डैमेजेस का, या फिर वो अवेलेबल एट द ऑप्शन होगा, बिकॉज उन्हें ऑलरेडी सब कुछ पता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ गया अपना डैमेजेस का। When to evoke, in cases where misstatement amounts to fraud, aggrieved investor shall also get a right of action for damages against the company। अगर ये fraudulently किया गया है तो हमारे पास right है for action of damages। This right is available even after company has gone into liquidation। Prerequisite क्या है to claim for damages, misrepresentation fraudulent was there in prospectus and it is of material fact। मतलब किस बेसिस पे आपको क्लेम दिया जाएगा डैमेजेस का, सबसे पहला कि आप ये बताओ कि आपको गलत प्रोस्पेक्टस दिया गया था, मिसरिप्रेजेंटेटेड प्रोस्पेक्टस दिया गया था, ताकि उन्हें पता चले कि हाँ इसकी बेसिस पे हमने शेयर्स परचेज करे और आपको नुकसान हो गया। पर्सन इज इंटेंडेड टू एक्ट अपॉन इट, मतलब ये जो आपको प्रोस्पेक्टस दिया गया उस पर बार बार बोला जा रहा है कि आप उसको खरीदो खरीदो खरीदो, तो मतलब पर्सन ने स्टेप ले लिया उसे खरीदने का, फिर उसे डैमेजेस सफर हो गए एज कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्टिंग अपॉन सच फ्रॉडुलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन। तो तीनों बिल्कुल एकदम मेन उसमें क्रोनोलॉजी में चल रहे हैं कि सबसे पहले तो देयर वाज मिसरिप्रेजेंटेशन इन द प्रोस्पेक्टस एंड इट इज ऑफ मटेरियल, मतलब मटेरियल चीज का मिसरिप्रेजेंटेशन था जो कि हमने उन्हें बताया। उसके बाद
ये तो अपने इंटरनल बात हो गई कि मिसप्रेजेंटेशन है, लेकिन जो अपन ने प्रोस्पेक्टस इशू किया है उस पर अपन बार बार कम पर्सन को बोल रहे हो कि हाँ भाई आप खरीदो खरीदो खरीदो, और जैसे ही उसने खरीदा उसे डैमेज हो गया, यानी उसे नुकसान हो गया। तो बेसिकली 3 पॉइंट्स है इसमें कि पहले तो मिसरिप्रेजेंटेशन होना चाहिए अपने प्रोस्पेक्टस में, क्योंकि ये तो मेन पॉइंट हो गया, जब तक ये नहीं होगा तो आगे के केस कैसे बनेंगे। सेकंड क्या हो गया कि जो भी सामने वाला जनरल पब्लिक है उसने उसके अकॉर्डिंग एक्ट किया, और जैसे ही एक्ट किया उसे डैमेजेस हो गए। तो इस तरह से याद रखोगे तो आपको इजीली याद रहेगा। फिर damages for deceit. When remedy of damages for deceit is available, person responsible for issue of prospectus can also be held liable in an action for deceit. This remedy shall be available even where remedy by way of rescission is lost or if company goes into liquidation. मतलब ये आपको जब भी मिलेगा जब आपने rescission आप कर नहीं पा रहे हो बिकॉज टाइम लिमिट जा चुका है या फिर कंपनी लिक्विडेशन में जा चुकी है। इसके प्री रिक्विजिट क्या है कि देयर वाज अ फ्रॉडुलेंट मिसस्टेटमेंट रिलेटेड टू सम एग्जिस्टिंग, मतलब इसमें भी आपका कोई मिसस्टेटमेंट होना चाहिए। ही इज ओरिजिनल अलॉटी एंड हैड सीन द प्रोस्पेक्टस। हम बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि आप ओरिजिनल अलॉटी हो और आपने प्रोस्पेक्टस को देखा है। बेसिकली एक अलॉटर होता है, एक अलॉटी होता है। अब मैं जो हूँ, मैंने आगे शेयर्स को जो मेरे पास आए मैंने उनको आगे बेचा है, तो मैं ओरिजिनल अलॉटी हूँ और मैंने पूरा प्रोस्पेक्टस को पढ़ा है। तो ऐसे केस में भी आप डैमेजेस फॉर डिसीट नहीं ले सकते हो। बेसिकली केस क्या हुआ कि मैंने रिलायंस के शेयर्स खरीदे थे, मैंने आगे बेच दिए। अब जो आगे बेचे उसको नुकसान हो गया, तो वो मेरे पास आया कि यार ये क्या शेयर्स बेचे थे, तो मैं ये नहीं बोल सकती कि भई ये तो मिसरिप्रेजेंटेशन था, मुझे क्या पता है इसके बारे में। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि आप ओरिजिनल अलॉटी हो, आपने आगे बेचे हैं और आपने प्रोस्पेक्टस को पूरा देखा है, आपको पता है कि वो एकदम सही बना है। तो ऐसे केस में आप डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते हो। फिर दूसरा क्या है, ही हैज़ बीन एक्चुअली डिसीव्ड, मतलब उसे अगर एक्चुअली डिसीव किया गया है तो उस केस में भी आप अदर रेमेडीज पे जा सकते हो, बट इस केस में ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 सेकेंड। हाँ जी, अब नेक्स्ट सेक्शन अपना सेक्शन नंबर 36 पनिशमेंट। अगर कोई भी ऐसा स्टेटमेंट, मतलब जो प्रोस्पेक्टस में उसमें ऐसी कोई स्टेटमेंट है जो कि गलत है और मिसलीडिंग है, टू इंड्यूस मतलब किसी को वो करना, प्रभावित करना या किसी को बोलना कि भाई तू ये काम कर, टू इंड्यूस अनदर पर्सन सॉरी टू इंड्यूस अनदर पर्सन टू अक्वायर और डिस्पोज ऑफ सिक्योरिटीज, मतलब किसी भी कंपनी के शेयर्स को या तो खरीद या बेच। टू सिक्योर प्रॉफिट फ्रॉम यील्ड ऑफ सिक्योरिटीज, मतलब ये जो अपन ने बेचने वाला काम करा है उससे जो प्रॉफिट हुआ है वो हमने अपने, मतलब प्रॉफिट पाने के लिए हमने ये काम किया। या फिर हमने टू ऑब्टेन क्रेडिट फैसिलिटीज, फॉर सपोज एक कंपनी है उसे क्रेडिट फैसिलिटीज चाहिए, बट बैंक ने बोला कि इतने आपके शेयर होल्डर्स होंगे, इतने आपकी खुद की शेयर कैपिटल होगी तभी हम आपको क्रेडिट देंगे। जैसे केस में कंपनी को अपनी शेयर कैपिटल बढ़ानी होगी तो उन्होंने कुछ झूठ झूठ अपने प्रोस्पेक्टस में लिख दिया और शेयर कैपिटल बढ़वा ली, ताकि सामने वाले को लगेगा कि भाई इनका बिजनेस अच्छा चल रहा है तभी तो पैसा देगा। तो इसलिए उन्होंने झूठ झूठ बोला ताकि उन्हें क्रेडिट फैसिलिटीज मिल जाए। तो ये 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला तो कि अक्वायर और डिस्पोज ऑफ सिक्योरिटीज, दूसरा टू सिक्योर प्रॉफिट, और तीसरा टू ऑब्टेन क्रेडिट फैसिलिटीज। ऐसे केस में ये जो पर्सन है जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, डायरेक्टर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, उन पे सेक्शन 447 की लाइबिलिटी आ जाएगी। आज हम इस चैप्टर में जब अपन पूरा खत्म कर चुके होंगे टिल 42, तब उसके एंड में मैं 447 भी आपको पढ़ाऊंगी, जिसमें अपन क्या इस पेनल्टी में लिखा है उसके बारे में बात करेंगे। सो कहाँ गया, हाँ, इसे मैं एक बार बुक से भी रीड आउट कर देती हूँ। पनिशमेंट फॉर फ्रॉडुलेंटली इंड्यूसिंग पर्सन to invest money. Any person who knowingly makes any statement which is false, deceptive, or misleading to induce another person to enter into any agreement for acquiring, disposing of, so subscribing or underwriting securities, or any agreement the purpose for which is to secure a profit to any of the parties from the yield of securities or by reference to fluctuation in the value of securities, or any agreement with a view to obtain credit facilities from any bank or financial institution shall be liable for action under section 447. तो यहाँ अपन ने पूरा सेक्शन नंबर 23 से लेके 36 तक कवर कर लिया है।
नेक्स्ट क्लास में अपन 37 से लेके 442 तक एंड सेक्शन 447 इसका रिवीजन कर लेंगे। छोटा ही वीडियो आएगा, ये भी मैं ज़्यादा वीडियो मतलब 1.25 घंटे का हो चुका है, तो इससे ज़्यादा मैं करूँगी नहीं इसे एक्सटेंड। तो 2 पार्ट्स में आपके पास ये चैप्टर आ जाएगा एंड ठीक है, अपन अपने नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आई होप आपको इस क्लास में मज़ा आया होगा। कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी गलती से भी मत भूलना। तो चलिए ठीक है, आज के लिए मैं आप लोगों से विदा विदा लेती हूँ। दिस इज़ सीए नंदिनी गुप्ता साइनिंग ऑफ। चलो बाय-बाय।